हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड की हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन आंसर करेंगे वो सभी क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारी यूनिट है वो है हमारी संप्रेषण के अंदर हमें पढ़ना उसका सामान्य परिचय। आखिर संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण को जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमें बताना है, उसकी प्रक्रिया को बताना है, उसके आयाम को बताना है हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर हमें बताना है संप्रेषण और संचार के विविध रूप बताने हैं, यानी उसके प्रकारों को बताना है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमें बताना है कि जो हमारा प्रतिवेदन जैसे हम किस तरीके से तैयार करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे जैसे हम किस तरीके से प्रतिवेदन को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सेकंड वाले चैप्टर के अंदर करनी है। थर्ड जो है वो है हमारा लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी, व्लॉग। तो इस तरीके से अलग अलग जो लेखन के तरीके होते हैं, कैसे कैसे हम उनका फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना है उन सभी को, वो हमें थर्ड चैप्टर के अंदर देखना है। एंड जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, हमारा संपादकीय लेखन। तो इस तरीके से हमारी टोटल जो है 2 यूनिट्स हैं और उनके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा को स्पष्ट करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया व महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर हमें संप्रेषण का अर्थ बताना है और साथ ही हमें इसकी प्रक्रिया और महत्व, इंपॉर्टेंस को बताना है। देखिए, जो हमारा संप्रेषण होता है जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें किसी से बातचीत करनी है तो हम उससे बातचीत कैसे करेंगे, लिखकर बातचीत, यानी उसको हम मैसेज कर सकते हैं। अगर हमें अपने विचारों को उसके सामने रखना है तो हम क्या करेंगे, उसको बोल के बताएंगे। तो हम अपने जो विचारों का, अपने भावों का जो आदान प्रदान करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। क्योंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के अंदर रहते हैं और हम सभी को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। और बातचीत का जरिया क्या बनता है, हमारा संप्रेषण बनता है। यानी जो हम अपने विचार और अपने भावों का जो आदान प्रदान करते हैं वही हमारा, वो पूरी ही प्रक्रिया हमारी संप्रेषण कहलाती है। और ये संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आज आधुनिक समय से ही स्टार्ट नहीं हुई है, ये प्राचीन काल से ही हमारे चलती आ रही है। जैसे प्राचीन समय में जो हमारे आदिवासी जो लोग हुआ करते थे, उस समय उनके पास कोई भाषा तो नहीं थी। जैसे आज हमारे पास कई सारी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कई सारी भाषाएं हैं। लेकिन इतने प्राचीन समय में जब हम जाएं तो उस समय में भाषाएं नहीं हुआ करती थी। तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे, यानी जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, वो लोग संकेतों के माध्यम से क्या करा करते थे, अपने विचारों और अपने भावों को क्या करते थे, आपस में आदान प्रदान करा करते थे या उसको प्रकट किया करते थे संकेत माध्यम के द्वारा। यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज, यानी अपने हाव भाव इस तरीके से करा करते थे ताकि जो उनके विचार है, उनके जो थॉट्स है, वो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। तो इस तरीके से प्राचीन समय में हुआ करता था। सबसे पहले अब इसकी हम अर्थ को देखते हैं कि आखिर जो हमारा संप्रेषण है उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जो हमारा संप्रेषण है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। इसी को हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो शब्द है वो हमारा जो लैटिन भाषा के शब्द है कम्युनिस, उससे निकला है। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य बनाना। तो इस तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो हमारा संप्रेषण का जो अर्थ निकल के क्या आता है, जो हमारी सूचनाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, उनका क्या करना, आदान प्रदान करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पे हमारे संप्रेषण के ऊपर अलग अलग थिंकर्स ने या अलग अलग विचारकों ने विचार दिए हैं। जैसे सबसे पहले जो CG ब्राउन के अनुसार ये क्या कहते हैं, जो संप्रेषण है एक व्यक्ति से दूसरे तक सूचना का हस्तांतरण है। यानी संप्रेषण का सिंपल सा मतलब क्या, जो सूचना है या जो विचार है उसको दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरण करना, यानी उसको ट्रांसफर करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है। समर क्या कहते हैं, हमारे संप्रेषण में 1 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचार होते हैं, तथ्य होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनका ही आदान प्रदान होता है और वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। डेविस यहाँ पे कहते हैं कि संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना की आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो हम अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं और उसको सामने वाले जिसके पास हम पहुंचा रहे हैं वो उसको समझता है, उस पूरी ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। अब संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने विचार जो दिए वो देखा हमने, उसका हमारा अर्थ क्या निकल के आता है और संप्रेषण होता क्या है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया के लिए आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रतिपुष्टि। अब ये प्रेषक कौन होता है और संदेश में क्या करना होता है, माध्यम क्या होता है, इसको हम
एक एक करके समझते हैं। देखिए, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारी पूरी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से चीजें आती हैं जिससे हमारा पूरे जो संप्रेषण का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है, यानी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है। सबसे पहले विचार। अगर हमें कोई भी सूचना, कोई भी विचार अगर दूसरे को देना है, किसी को समझाना है, तो उससे पहले उस व्यक्ति के माइंड में उसका थॉट आना चाहिए, उस चीज से रिलेटेड जो विचार है वो आने चाहिए। यानी जो विचारों की जो उत्पत्ति होती है सबसे पहले ये आता है। अगर मुझे किसी से कोई बात कहनी है, कोई चीज बतानी है, तो उससे पहले मेरे माइंड में कोई विचार जो है वो आएंगे, फिर मैं उन विचारों को क्या करूंगी, आपको या किसी और को बताऊंगी। और प्रेषक वही व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सूचना को बताता है। यानी सूचना को बताने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। संदेश देने वाला व्यक्ति ही हमारा प्रेषक कहलाता है। प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिसको संदेश दिया गया है, यानी जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ही प्राप्तकर्ता कहा जाता है। और प्राप्तकर्ता के बिना जो प्रक्रिया है संप्रेषण की वो पूर्ण नहीं हो पाती है, वो अधूरी रह जाती है। क्योंकि अगर हम जो सूचना बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, जब तक हम जिस व्यक्ति को हमें बताना है उसको बता नहीं देंगे, वो समझ नहीं जाएगा, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है संप्रेषण की, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो प्राप्त करता है उसका होना जरूरी होता है। संदेश, जो भी हमें अपने विचार, जो भी हमें अपनी सूचनाएं देनी है, वो हम किस माध्यम से देंगे, वो संदेश जो है किस माध्यम से देंगे, उसके अलग अलग माध्यम होते हैं। जो हम अपना संदेश है उसको लिख कर या मौखिक रूप से भी उसको बता सकते हैं, या संकेतित माध्यम से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, या जो भी हमें सूचना बतानी है प्राप्तकर्ता को वो हम दे सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या आता है, हमारा प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि में क्या होता है, जब हमने जो सूचना दी है, जो विचार अपने थॉट्स जो रखे हैं, अपने प्रकट करे हैं, वो जो सामने वाला जो प्राप्त करता है क्या उसको समझ में आ गया। क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, उसका वो फीडबैक नहीं दे देगा, उसकी प्रतिपुष्टि नहीं कर देगा, उसकी पुष्टि यानी उसको समझ नहीं लेगा, तो जब तक वो जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। जब वो समझ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिपुष्टि कहलाता है। अब आगे आता है हमारा जो संप्रेषण है उसका महत्व क्या होता है। संप्रेषण जो है हमारा आज के समय से ही शुरू नहीं हुआ है। हाँ, जैसे हम जानते हैं हमारा काफी पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर हमें समाज में रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने विचारों को प्रकट करना पड़ेगा। हमें कोई भी बात अगर किसी से करनी है तो हम कैसे करेंगे, जब तक हम अब कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, जब तक जो है हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। इसलिए जो संप्रेषण है जरूरी हो जाता है और इसके बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है और जब तक हम मर नहीं जाते हैं, जो हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया है, जो संप्रेषण है वो होता रहता है। यानी हम हमेशा किसी ना किसी रूप में क्या करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो रोता है, तो रोता है, रोने से भी वो अपने जो एक जो भावना है उसको प्रकट कर रहा है। चाहे उसको भूख लगी है या किसी चीज से परेशानी हो रही है, तो वो उस चीज को किस तरीके से प्रकट कर रहा है, रो के प्रकट कर रहा है। अगर जब वो खुश होता है तो हंस के प्रकट करता है। तो इस तरीके से अपनी भावों को जब हम किसी भी रूप में प्रकट करते हैं तो वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संप्रेषण है वो एक क्या है, व्यक्तिगत जरूरत है। व्यक्तिगत जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें अगर समाज में रहना है तो संप्रेषण करना ही पड़ेगा। दैनिक जीवन के अंदर संप्रेषण बहुत जरूरी हो जाता है, हम इसके बिना रह ही नहीं पाते। अगर हमें अपने पेरेंट्स से कुछ चीज चाहिए या अपने भाई बहनों से कुछ चीज मंगानी है तो हमें उसके लिए उसको बताना पड़ेगा, हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं हमारी खुद की जरूरत होती है संप्रेषण। खाना पीना या हमें किसी से प्रेम है, हमें वो बताना है, या कुछ चीज हमें किसी से मांगनी है, तो वो सारी चीजें हम कैसे पूरी कर सकते हैं, जब तक हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे अपने भावों को, अपने विचारों को बताएंगे नहीं, जब तक जो हमारा काम है कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संप्रेषण क्या हो जाता है, एक व्यक्तिगत जरूरत हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध। यानी हमें संबंध बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, संप्रेषण की जरूरत पड़ती है, यानी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, अगर एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और एक बच्चा अपने माँ से प्यार करता है, उसके लिए अपने भावों को, अपने विचारों को उसको प्रकट करना होगा। यानी जिस तरीके से एक माँ क्या करती है, अपने बच्चों से लाड प्यार करती है, उसको चूमती है, इस तरीके से उसको दुलार देती है, तो इस तरीके से वो अपने हाव भाव जो है, अपनी जो भावना है उसको क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। उसी तरीके से जो बच्चे हैं अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो वो सेवा की भावना रखते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज जो पूरी प्रक्रिया है हमारा क्या बनाती है, आपस में संबंध बनाती है। इसी तरीके से अगर हमें सोसाइटी में किसी से रिलेशन बनाना है, कम्युनिकेट करना जरूरी होगा उसके लिए। जब तक हम किसी से बोलेंगे नहीं, जब तक कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी संबंध बनाने के लिए जो संप्रेषण है जरूरी हो जाता है। यानी व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हमारा संप्रेषण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सूचना के अंदर हमारा क्या आएगा, अगर हमें कोई भी सूचना प्राप्त करनी है
या किसी को सूचना देनी है, उसके लिए हमें संप्रेषण करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो संप्रेषण है जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, जो बच्चे होते हैं अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। अगर हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, तो हम उसको बोल के बता रहे हैं सामने वाले को, हमें बताओ, तो वो हमें बताएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सूचना है अगर हमें प्राप्त करनी है या किसी को देनी है तो वो हमारी क्या कहलाती है, सूचना कहलाएगी। और वो सूचना जो है हमारा, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, आपस में बातचीत। अगर हमें आपस में बातचीत करना है, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ, अगर हमें बातचीत करनी है, गपशप करनी है, तो उसके लिए हम शांत बैठ के आराम से एक दूसरे का शक्ल देखते रहे, फेस देखते रहे, तो इससे क्या कम्युनिकेट हो पाएगा, हम अपने विचारों को समझ पाएंगे एक दूसरे के? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चाहे हम उन्हें लिख कर अपनी बातों को बताएं, चाहे बोलकर अपनी बातों को बताएं, या तो हम उसे संकेतों के माध्यम से, अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या करें, अपनी बातों को, अपने विचारों को उनके सामने रखें। जब भी जाके क्या हो सकता है, हमारी आपस में बातचीत हो सकती है वहां पे, और ये कि मनोरंजन का साधन माना जाता है। आग्रह, आग्रह में क्या आता है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये, विज्ञापन जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट होती हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया होता है। उन डिटेल्स में उस जो विज्ञापन दे रखे होते हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको पसंद करें और उस वस्तु को क्या कर लें, खरीद लें। तो इस तरीके से मतलब कि आग्रह किया जा रहा है विज्ञापनों के अंदर ताकि उस प्रोडक्ट को, उस चीज को खरीदा जाए। तो उसमें सूचना इस तरीके की दी जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको परचेज करें। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये संप्रेषण की जो पूरा महत्व है वो कंप्लीट होता है। ये प्रक्रिया जो है हमने वो समझा इस क्वेश्चन के अंदर, और हमारा संप्रेषण का मतलब क्या होता है वो हमने समझा उसके अर्थ को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण के कितने आयाम है? हैरोल्ड डी लॉसवेल के अनुसार संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? इसके इंट्रोडक्शन में आप इजिली यही बता सकते हो, तो हमने संप्रेषण के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन आप ब्रीफली में यहाँ पे दे सकते हो। जैसे जो हमारा मानव जीवन है उसमें एक भी ऐसी हम घटना की कल्पना नहीं कर सकते जिसके अंदर संचार ना होता हो। यानी हम किसी ना किसी तरीके से जो हम संप्रेषण है यानी जो संचार है वो करते हैं। जैसे हम अपने विचारों को किसी ना किसी रूप में सामने वाले बंदे के सामने हम किसी ना किसी रूप में उसको प्रकट करते हैं, चाहे हम उसको रो के प्रकट करें, हंस के प्रकट करें या मुस्कुरा कर प्रकट करें। अपने हाव भाव को जो है हम अलग अलग रूप में जो प्रकट करते हैं, उसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं संचार की जो प्रक्रिया है वो किसी ना किसी रूप में हमारी हर एक घटना के अंदर हम जो चीज भी कर रहे होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के बिना हम मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यानी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट संप्रेषण के द्वारा ही करते हैं। संप्रेषण के अब यहाँ पे आयाम हमारे कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला आयाम जो है हमारा वो क्या है, सूचना संग्रह एवं प्रसार। सूचना संग्रह एवं प्रसार के अंदर हमारा ये ही आता है कि जो समाज के अंदर अलग अलग सूचनाएं हैं, जैसे समाज के अंदर हर जगह कोई ना कोई जो घटना है वो घटित होती रहती है, उन घटनाओं को संग्रह करना यानी उसको बटोरना और उनके बारे में जानकारी लेना। यानी हम उससे पहले क्या कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं किसी से, और उस जानकारी को हम किसी अदर पर्सन को उस सूचना के बारे में बता रहे हैं। तो हम इस पूरी प्रक्रिया के अंदर संप्रेषण ही तो कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो घटनाएं घटी हैं अलग अलग विश्व के अंदर, उन सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उन जानकारी को अपने अनुसार दूसरे बंदे को हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो हम उसको बता रहे हैं, फिर वो किसी और को बताएगा। तो हम कह सकते हैं जो संप्रेषण है वो इस तरीके से चलता ही रहता है। हर कोई अपने जीवन के अंदर संप्रेषण जो है, जो सूचनाएं जो है वो एक दूसरे को देता रहता है और किसी ना किसी तरीके से बातचीत जो है, कम्युनिकेट जो है, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वो करता रहता है। उसी तरीके से जो समाज के अंदर जो अलग अलग परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को जो हमारा शासन प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसको पहुंचाना, वो भी किसके माध्यम से, संचारों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं। जो हमारी खुद की परेशानियां होती है, समाज की, सोसाइटी की जो परेशानियां है, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को क्या है, गवर्नमेंट तक पहुंचाना, वो भी किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। उसी तरीके से समाज के अंदर जो अलग अलग आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, उन आविष्कारों के बारे में जो श्रोता होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनके बारे में जानकारी देना, और उसी दौरान जो हम ये जो बता रहे हैं एक दूसरे को, वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संप्रेषण के आयाम में जो हमारा फर्स्ट आयाम है वो सबसे पहला आयाम है और सबसे महत्वपूर्ण आयाम हमारा माना जाता है। उसके अंदर सोसाइटी
सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पहले उन सूचनाओं की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उन सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, फिर वो दूसरों को पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो सूचना है, यानी जो हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट जो हो रहा है, वो समाज के अंदर चलता ही रहता है, यानी एक दूसरे को हम जागरूक करते हैं किसी ना किसी तरीके से। दूसरा पॉइंट है हमारा सूचना विश्लेषण। इसके अंदर क्या होता है, जो समाज के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है, उन सूचनाओं को सबसे पहले हम संग्रह करते हैं, जैसे अभी हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। फिर उन सूचनाओं, उन घटनाओं को हमें विश्लेषण करना होता है, क्या ये सही है या गलत है या कैसा है वो। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारे अलग अलग माध्यम है, जैसे रेडियो, टेलीविजन या न्यूज चैनल या समाचार पत्र जो होते हैं, उन पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टेलीविजन के ऊपर क्या करते हैं, हम उन घटनाओं को दिखाते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर बहस होती है, हम कह सकते हैं उसके ऊपर डिबेट होती है। जब डिबेट के दौरान ये बताया जाता, दो अलग अलग पक्ष रखे जाते हैं कि ये घटना सही है या ये इस तरीके से हुई है, यानी हम कह सकते हैं अलग अलग जो होते हैं, सबके अलग अलग थॉट होते हैं। तो इस तरीके से फिर सभी का विश्लेषण किया जाता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि किसकी बात ज्यादा सही है। तो डिबेट के दौरान फिर इस तरीके से किसी भी घटना का क्या करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि क्यों हुई, कैसे हुई, सही है, गलत है। तो उन घटनाओं का विश्लेषण ही हमारा क्या बनता है, हमारा सूचनाओं का विश्लेषण। और ये जो जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं का जो संबंध होता है, वो समाज के किसी ना किसी जो वर्ग होता है एक, उससे उस वर्ग के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, वो किसी ना किसी रूप में उससे वो जुड़ा हुआ होता है। फिर उन घटनाओं का जो विश्लेषण होता है तो उससे बहुत ज्यादा उसको हेल्प पहुंचती है, एक वर्ग को हम कह सकते हैं। थर्ड जो है वो क्या, हमारा संचार माध्यम समाजीकरण के अभिकरण के रूप में काम करता है, यानी जो समाज के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं, फिर वो जो घटनाएं दिखाई जाती हैं, अलग अलग जानकारी, अलग अलग जो लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचनाएं दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति है, जो समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको जानकारी प्राप्त होती है अलग अलग चीजों की, तो उससे उसका समाजीकरण होता है। फिर उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो उचित हो जाती है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो जाता है। हम कह सकते हैं उसका उचित दृष्टिकोण को निर्धारण करने के लिए भी जो संप्रेषण है या संचार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ है हमारा सामाजिक ज्ञान एवं मानव मूल्य का प्रेषण। सामाजिक ज्ञान के अंदर आता है हमारा जिन घटनाओं को दिखाया जाता है, जिन चीज की जानकारी दी जाती है, जब उस चीज की हमें जानकारी होती है तो उससे क्या होती है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उसके अंदर वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं संप्रेषण से या संचार से क्या होता है, व्यक्ति की क्या है, बुद्धि में वृद्धि होती है, हम ये कह सकते हैं, यानी उसकी जो ज्ञान है उसके अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जब उसको अलग अलग समाज की चीजों के बारे में पता चलता है, उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। और आजकल जो हमारा संचार है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके माध्यम जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो आज जैसे हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन की जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, जो संचार के जो अलग अलग माध्यम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आजकल जो संचार है वो स्कूल के अंदर भी एक, आप कह सकते हो, एक अंग बनता जा रहा है शिक्षा के लिए, और इसको लोग जो है बहुत तेजी से अपनाते जा रहे हैं। और इसी के दौरान जो हमारा लोगों के अंदर जो जानने की जिज्ञासा है उसकी शांत हो रही है, और वो हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है अलग अलग माध्यमों के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मनोरंजन एवं संप्रेषण। जो हमारा संचार है, संप्रेषण जो है, हम कह सकते हैं मनोरंजन का भी साधन बनता है, क्योंकि जो इसके अलग अलग माध्यम है हमारे, जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गए या टीवी चैनल्स हो गए, उनके द्वारा भी हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो जो हमारी जानकारी मिलती है उनके अंदर पत्र पत्रिकाएं हो गए या न्यूज चैनल्स हो गए, टेलीविजन हो गए, फिल्में हो गई, उनके अंदर इस तरीके की सूचनाएं दी जाती हैं जो लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। टेलीविजन और समाचार पत्रों में आजकल इस तरीके की जो न्यूज है वो दी जाती है, जो फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारा बॉलीवुड वगैरह जो है, उनकी जो गपशप है वो बताई जाती है या भाग्यफल को बताया जाता है, ताकि लोग जो है ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उस चीज को खरीदें या उस चीज को देखें। तो वो अपने फायदे के लिए भी इस तरीके से ये चीज कर रहे हैं, यानी बिक्री बढ़ाने के लिए वो फिल्मी जो गपशप होती है उन सारी चीजों को दिखाते हैं। और भी कई तरीके की वो चीजें करते हैं, जैसे सेक्स हो गया, हमारा अपराध हो गया, हिंसा हो गई, इन सारी चीजों को भी वो क्या करते हैं अपने समाचार पत्रों के अंदर वो दिखाते हैं, सिनेमा के अंदर दिखाते हैं, टेलीविजन में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, नाटक वगैरह में हमारे इस तरीके से संबंधित जो हमारी चीजें हैं वो भी दिखाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का जो प्रभाव है, जो हमारे किशोरों पर हो गया या जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं संचार जो है हमारा इस तरीके से दिखाना चाहिए जो लोगों के अंदर सकारात्मक प्रभाव को ढाले, ना कि नकारात्मक। इससे जो किशोर जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जब ये सारी चीजों को देखते हैं, सेक्स हो गया या अलग अलग तरीके के जो अपराध हो गई या हिंसा हो गई, उनकी जो मानसिकता पे जो प्रभाव पड़ता है वो गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो टेलीविजन हो गया, सिनेमा के अंदर हो गया, या जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनके ऊपर जो सूचनाएं देनी चाहिए हमें, वो सूचनाएं हमें इनको ही मद्देनजर में रखते हुए वो देनी चाहिए, ताकि इनके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
बढ़े। 6th पॉइंट है हमारा शिक्षा का प्रदान। जो हमारी सूचनाएं होती हैं, संप्रेषण के जो भी हमारे माध्यम है, उनके अंदर इस तरीके की सूचनाएं दी जाती हैं, उस तरीके की जो जानकारी दी जाती है लोगों को, जिससे उनके अंदर जो शिक्षा है वो बढ़े। शिक्षा जैसे अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाता है कि ये कोई भी मशीन जो है वो किस तरीके से चल सकती है, समाज के अंदर कौन सी घटना हुई है, क्यों हुई है, विश्व के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उन सारी जगहों की जो घटनाओं की जानकारी देना, यानी उनको शिक्षा प्राप्त कराना और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना। तो जो हमारा शिक्षा और जो विज्ञान है वो एक दूसरे से हम कह सकते हैं वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा के बाद ही हमारा विज्ञान आया और विज्ञान ने क्या करा, शिक्षा के जो माध्यम है और जो संप्रेषण के जो माध्यम है उसको बढ़ा दिया। अब आता है हमारा हैरोल्ड डी लॉसवेल के अनुसार जो हमारा संप्रेषण के जो माध्यमों को बताया गया है, जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारा संचार है, वो एक जो समाज की एक अंतरक्रिया है। अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है, एक समाज के अंदर इंटरेक्ट करने की हम पूरी कह सकते हैं पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि हम जब बातचीत करते हैं, इससे जो सोसाइटी के अंदर हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इससे हमारे आपस में संबंध बनते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो अंतर संबंध बनाने के लिए जो हमारा संप्रेषण होता है, ये जो हमारे लॉसवेल है, इन्होंने 3 भागों में इस चीज को बांटा है संप्रेषण को। जो उन्होंने बताया है सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेषण। ये तीनों पॉइंट अभी हमने जब उसके आयाम पढ़े उसमें भी देखा, सेम उन्होंने वही बताया है। इसके अंदर जो चीजें आएंगी सेम एज इट इज वही वाली आएंगी, उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सूचना का पहले अलग अलग जगहों से उसको संग्रह करा जाता है, फिर उसका प्रसार करा जाता है, फिर उन सूचनाओं को विश्लेषण किया जाता है, क्या वो सही है या नहीं, उसके ऊपर डिबेट की जाती है, और उससे सामाजिक ज्ञान यानी जो अलग अलग सूचनाओं अलग अलग घटनाओं के बारे में पता चलता है, उससे जो ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, जो हमारा संप्रेषण होता है। तो हम कह सकते हैं संचार और जो हमारा संप्रेषण है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसके बिना हमारा जो मानव समाज के अंदर जो इंटरेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। संप्रेषण के अभाव में मानव जीवन के सामाजिक जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हम कह सकते हैं अगर संप्रेषण नहीं होगा, आपस में हम बातचीत नहीं करेंगे, तो उससे क्या है, हमारा सामाजिक जीवन जो है वो नहीं हो पाएगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो हमारा संप्रेषण होता है उसकी जो लास्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रतिपुष्टि होता है। प्रतिपुष्टि यानी जैसे मैंने बताया आपको फीडबैक जब हमें मिल जाता है, जो भी सूचना जो भी विचार हमने रखे हैं वो सामने वाले को समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, तो उसी से जो पूरा प्रोसेस है हमारा सूचना का आदान प्रदान करने का, वो पूरा जाके क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो सूचनाएं होती हैं वो हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी दी जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जैसे हम उसको आमने सामने बिठाकर बातचीत कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट यानी उसको हम फोन पे बात करें या लिख कर कोई बात करें, तो इस तरीके से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान से, संप्रेषण से क्या होता है, जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जो भी समाज के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, आखिर उसको सॉल्व कैसे करना है, उन समस्याओं को, उसका समाधान क्या होगा, ये सारी चीजें संप्रेषण के माध्यम से ही हो पाएगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है, वो आपस में बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या है, सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। इसके अंदर हमें बताना है कि आखिर जो हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे संप्रेषण के, और कौन कौन सी चुनौतियां या बाधाएं आती है संप्रेषण के अंदर। संप्रेषण क्या होता है ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, तो आप इजिली उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हमारा जो संप्रेषण है वो हमारा अंग्रेजी भाषा जो हमारा कम्युनिकेशन जो शब्द है उससे लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है वो हमने समझ लिया। जो हम अपने विचारों और सूचना या संदेश देते हैं किसी को, या आदान प्रदान करते हैं अपने भावों विचारों को, तो वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। इसके जो प्रकार होते हैं वो टोटल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है हमारा लिखित, और तीसरा हमारा होता है अमौखिक। अब इन तीनों को समझते हैं कि जो हमारा मौखिक संप्रेषण क्या होता है, लिखित और अमौखिक। जो हमारा मौखिक संप्रेषण होता है वो हमारा संप्रेषण होता है जब हम किसी से आमने सामने यानी फेस टू फेस जो बातें करते हैं, अपने विचारों या कोई संदेश देते हैं या कोई सूचना देते हैं, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा मौखिक संप्रेषण में आता है। अभी मौखिक संप्रेषण के हमारे लाभ क्या होते हैं? लाभ यही होता है कि अगर हमने जिससे बात करी, अगर उसमें कोई गलती होती है तो दोबारा से हम उसको संप्रेषित कर सकते हैं, दोबारा से उसको बता सकते हैं अगर उसको कोई बात समझ में नहीं आई है तो। या जैसे कि अगर हम किसी को चैट में अगर कोई बात लिख रहे हैं या लिख कर कोई संदेश भेज रहे हैं, तो उससे क्या है, उसके मन में कोई भ्रम पैदा हो सकता है, यानी वो किसी शब्द या किसी भी बात को हमारा कुछ अलग मीनिंग समझ ले, उसका अर्थ ही कुछ और समझ ले। लेकिन अगर जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं यानी मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह की जो स्थिति है वो होने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। यानी जो भ्रम की जो स्थिति है उसी टाइम क्या कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं और उसको मतलब कि समझा सकते हैं कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं है, तुम कुछ और मतलब मत समझो। जो प्राप्तकर्ता के जो मन में जो भावनाएं आ रही हैं, जो विश्वास है, उसको हम उसी समय में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसका मत को
कुछ और जा रहा होगा हमारे कहने का, लेकिन वो समझ कुछ और रहा है, तो उसको हम उसी समय क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। अल्प समय में प्रसारित, यानी जो हमारा मौखिक संप्रेषण होता है वो बहुत ही कम समय में हम उसको बता सकते हैं, उसमें ज्यादा समय हमारा नहीं लगता है, और एक ही समय में हम सिर्फ एक ही जने को नहीं, बहुत सारे जने को, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रुप या समूह में हम क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। यानी सामने बहुत सारे लोग बैठे हो और एक जना क्या कर रहा हो, कोई सूचना या कोई संदेश दे रहा हो, तो एक साथ हम कई सारे लोगों तक एक ही संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मौखिक संप्रेषण के लाभ। अब देखते हैं आखिर कौन कौन से उसके दोष हैं या उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। हमारी जो हमारा मौखिक संप्रेषण होता है वो एक स्थायी अभिलेख नहीं है, क्योंकि जो हमारा लिखित संप्रेषण होता है वो क्या होता है, वो हमारा स्थायी अभिलेख होता है। उसको हम कई सालों कई वर्षों तक स्थायी यानी स्टोर करके रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। लेकिन हमने एक बार जो बात कह दी तो उसको मतलब कि हम कभी भी उसको हम स्थायी रूप से रख नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये कानूनी साक्ष्य नहीं है। जैसे आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जो अगर किसी को कोई सजा मिलनी है तो उसके लिए अगर कोई एविडेंस मांगा जाता है, तो अगर कोई बोल रहा है उसका इतना महत्व नहीं होता जितना अगर कोई हमें कोई लिखा हुआ कोई प्रूफ मिलता है, कोई साक्ष्य मिलते हैं, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ना कि जो किसी ने कोई बात कही है उसका। तो ज्यादा प्रभाव लिखित जो एविडेंस होते हैं, लिखित जो साक्ष्य होते हैं उसका पड़ता है। यानी कानूनी साक्ष्य के रूप में हमारे जो मौखिक संप्रेषण है उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। सेकंड है हमारा, यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। जो वक्ता है, जो कोई संदेश देने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो अपनी बातों को बोलने में कुशल नहीं है, यानी वो अपने बातों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो जिसको वो संदेश दे रहा है उसके ऊपर उचित जो प्रभाव है, इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो वो क्या है, हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण के मार्ग में ये भी एक बाधा उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम जो बात बोल रहे हैं अगर उसका अर्थ जो है सामने वाले ने कुछ और समझ लिया तो जो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। ये भी हो जाता है कि भ्रम पैदा हो जाता है, तो इसके दोष हो गए। अब देखते हैं हमारा लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है, जो मौखिक रूप से ना होकर एक लिखित यानी ईमेल पे, पत्र पे या पुस्तक के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, किसी भी तरीके से, यानी हमने लिखकर जब अपनी बातों को समझाया है या कोई सूचना दी है, अपने विचारों को बताया है, संदेश दिया है, तो वही हमारा क्या होता है, लिखित संप्रेषण होता है, जो हम लिखकर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और ये एक हमारा औपचारिक होता है। ये हमारा क्या है, एक औपचारिक संप्रेषण माना जाता है, कानून की मान्यता प्राप्त होती है इसको। संस्था में क्रियाकलापों के सुचारू संचालन के लिए लिखित संप्रेषण जरूरी है। यानी किसी भी संस्था या किसी भी कम्युनिटी में क्या होता है, अगर कोई भी एविडेंस चाहिए या उसको अगर अच्छी तरीके से सुचारू तरीके से चलाना है, तो सारी चीजों को क्या करेंगे, हम लिखित रूप में उसको लिख लेंगे, क्योंकि लिखित संप्रेषण हम दोबारा भी देख सकते हैं और वो क्या रहता है, हमारा एक स्थायी अभिलेख माना जाता है हमारा लिखित संप्रेषण जो होता है। लिखित संप्रेषण के अंदर हमारा कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गया, साइन बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, ईमेल हो गया, नोटिस हो गया, ये सारी चीजें जो होती है हमारे लिखित संप्रेषण के अंदर आती है। इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संदेश को या अपनी सूचनाओं को और लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इसके हमारे लाभ क्या होते हैं, स्थायी अभिलेख होता है, एक सुरक्षित अभिलेख होता है, क्योंकि हम इसको कई वर्षों तक इसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं, मौखिक को नहीं रख सकते हैं। एंड सेकंड हमारा क्या है, लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषाएं एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो स्पष्ट अर्थ वाले शब्द होते हैं, जिनका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है, उन्हीं शब्दों को हम क्या करते हैं, चुनते हैं और उन्हीं को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, लिखित संप्रेषण में जटिल और लंबे संदेश का प्रयोग किया जा सकता है। यानी इसके अंदर जो संदेश दिया जाता है वो काफी लंबा होता है और बहुत ज्यादा जटिल होता है। अब जो लिखित संप्रेषण है, इसके क्या क्या दोष हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं। तकनीकी सुविधाएं जहां पर उपलब्ध नहीं होती है, वहां पे जो लिखित संप्रेषण होता है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन मौखिक संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा जो टाइपर वगैरह होता है बहुत महंगा आता है, तो जब वो वहां पर सुविधा ही उपलब्ध नहीं होगी उस तकनीक की, तो वहां पर क्या पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। लिखित संप्रेषण की जो पहुंच है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोगों तक है, क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लिखित संप्रेषण में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी वो लिखकर तो किसी को कोई बात अपनी बता ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ अपने मौखिक रूप से ही अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और जो हमारा लिखित संप्रेषण होता है एक औपचारिक है और एक बहुत ज्यादा जटिल संप्रेषण माना जाता है। और जो लिखित संप्रेषण का जो फीडबैक आता है वो तुरंत नहीं
मिलता है उसको आने में समय लगता है, क्योंकि अगर हमने कोई पुस्तक प्रसारित की है, किसी को कोई संदेश भेजा है, कोई समाचार पत्र, अगर उसके अंदर कोई खराबी है जो किसी को समझ में नहीं आई है, वो कैसा लगा किसी को, उसका जो फीडबैक है उसको आने में काफी समय लगेगा। लेकिन अगर हमने मौखिक रूप से आमने सामने बैठ के बातचीत करी है, संदेश दिया है, तो उसके अंदर कोई भी कमी है या उसका फीडबैक कैसा है, उनको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, वो फीडबैक जो है हमें उसी समय तुरंत मिल जाएगा। अब आता है हमारा थर्ड जो है अमौखिक संप्रेषण। अमौखिक संप्रेषण में क्या होता है, इसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं करा जाता, इसके अंदर सिर्फ जो हमारे हाव भाव होते हैं उनके द्वारा ही क्या करा जाता है, संप्रेषण करा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जब हम कभी खुश होते हैं तो अपनी खुशी को हम जब लोगों को दिखाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कंधों को मुस्कुराहट के साथ उसको उठाते हैं। यानी जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखों में चमक होती है और हमारे कंधे अपने आप उठ जाते हैं और हम एक लंबी सी स्माइल भी देते हैं। तो एक क्या हो गया, हमारा अमौखिक संप्रेषण हो गया। इसके अंदर ना ही हमने कोई शब्द का प्रयोग करा, ना ही हमने उसे लिखित रूप में समझाया, लेकिन सामने वाले को समझ में आ गया कि हम खुश हैं। अगर उसी तरीके से अगर हमारे मन में गुस्सा है, तो अगर हम क्रोधित हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस सामने वाले बंदे को घूर घूर के देखने लगेंगे और गुस्से से देखने लगेंगे। तो इससे भी पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो गुस्से में है। उसी तरीके से अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना है, उसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी आईब्रो जो हमारी भौहें होती हैं उसको हम ऊपर उठाते हैं। तो ऊपर उठाने का मतलब होता है हम उससे पूछ रहे हैं, जैसे क्या हुआ, क्या है इसमें। तो जब हम कभी प्रश्न पूछते हैं तो इस तरीके का भी जो हम मूवमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अमौखिक संप्रेषण होता है, इसके अंदर कोई शब्दों का या किसी भी तरीके से लिखित रूप में इसके अंदर संप्रेषण या कम्युनिकेट नहीं करा जाता। इसके अंदर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, संकेतों के माध्यम से जो है हमारा अमौखिक संप्रेषण को कंप्लीट करा जाता है, उसको किया जाता है। अब जो हमारा संप्रेषण है उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको देखते हैं। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी कई सारी रुकावटें आती हैं जो उसके अंदर चुनौतियां या आप कह सकते हो उसके अंदर बाधाओं को उत्पन्न करती हैं। सबसे पहली जो बाधा है वो है हमारी मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा के अंदर हमारी वो बाधाएं आती हैं, जैसे हम जानते हैं हर व्यक्ति का जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। इसी वजह से जो सोचने समझने की जो क्षमता है सभी लोगों की वो अलग अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से सभी लोग क्या करते हैं, हर एक बात को समझते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों में मतभेद हो जाते हैं कि सब कहते हैं कि मेरी बात सही है, कोई कहेगा कि मेरी बात सही है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं वो संप्रेषण के अंदर यानी कम्युनिकेशन के दौरान क्या करते हैं, बाधाओं को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसी बात को सुनना चाहता है, उसी बात को देखना चाहता है जो उसके मन के अनुकूल हो, जिस बात को हमने अनुभव कर रखा हो, जिस बात का हमने एक्सपीरियंस कर रखा हो, उसी को हम क्या करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। सेकंड आता है हमारा यांत्रिक। अब यांत्रिक कारण के अंदर हमारा वो कारण आते हैं, जैसे हम कभी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो शब्दों का जो उच्चारण है वो सही से नहीं निकल पाता है, या हमारी आवाज सही से नहीं निकल पाती है। शब्द जो है हमारे दबे हुए निकलते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं, या कभी कभी कई लोग जो है हकलाने लग जाते हैं या कुछ लोग तुतलाने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो संप्रेषण है उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो संदेश देना है सामने वाले व्यक्ति को वो क्लियर नहीं हो पाता है। यंत्रों के प्रभाव से हमारी आवाज, टोन, स्वर, लहजा बदल जाता है। उसी तरीके से जैसे हम कई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, फोन पर किसी की आवाज जो है अलग तरीके का, मतलब हमें लगता है कि जो फोन पे जो बात कर रहा है उसकी जो टोन है बदली हुई सी लगती है। उसी तरीके से जब हम कभी चैट में बात कर रहे होते हैं, यानी हम जब चैटिंग कर रहे होते हैं लिखित रूप में, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हम सामने वाले को कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है वो अपने अनुरूप लेकर और कुछ और ही समझने लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यंत्रों का भी प्रभाव पड़ता है संप्रेषण के दौरान। अर्थगत में क्या होता है, जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको संदेश देना है, वो क्या करते हैं, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसी के अनुरूप वो क्या चाहते हैं, सारी बातें, सारे संदेश उनको मिले। लेकिन अगर उसके अनुरूप नहीं होता है, उसके अनुसार नहीं होता है, तो उनको वो संप्रेषण जो है, वो कम्युनिकेशन गलत लगने लग जाता है। इसलिए उस संप्रेषण का जो अर्थ जो है वो बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं संप्रेषण के दौरान यानी कम्युनिकेशन के दौरान जो अर्थ की जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, जो प्रेषक है, जो प्राप्तकर्ता को जो संदेश दे रहा है, जो मीनिंग होना चाहिए वो एक जैसा ही होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो श्रोता है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो अपने माइंड के हिसाब से कुछ और ही मीनिंग बना ले, कुछ और ही वो सोचने समझने लग जाए कि ये सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है उसका मतलब ये है। जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसको सुनने वाले व्यक्ति को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए और उसका अर्थ वही समझना चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति हमें समझाना चाह रहा है। अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं भारत के अंदर ही अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरीके से विश्व के अंदर भी जो है कई सारी भाषाएं हैं, और हर भाषा के अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों का जो मतलब होता
होता है अलग होता है। किसी भाषा के अंदर उसी एक शब्द का मतलब कुछ और होगा और कहीं पर उसी शब्द का जो मतलब होगा कुछ और होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो शब्दों का जो अर्थ होता है हर भाषा के अंदर अलग होता है। इसी वजह से भी जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम अदर लैंग्वेज वाले व्यक्तियों के साथ, तो वो अपने जो उनकी जो भाषा है उस शब्द का जो अर्थ है वो उसके अनुसार लेते हैं। इसी वजह से ये हमारे संप्रेषण के दौरान क्या है, एक बाधा को उत्पन्न करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा भौतिक कारण। भौतिक कारण में होता है यानी हम कह सकते हैं जो लोग बातचीत करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, उनके अंदर भौतिक दूरी है। जो दूरी के कारण भी क्या होता है, संप्रेषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है इस व्यक्ति को तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसको ये बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई, क्लियर आवाज नहीं आएगी उसकी, क्योंकि वो काफी दूर खड़ा है, इसलिए वो कुछ और ही समझ लेगा। तो ये भी जो है भौतिक जो दूरी होती है वो भी क्या कर देती है, संप्रेषण के दौरान बाधा को उत्पन्न करती है। दूसरा आता है हमारा जो पुस्तक जो होती है हमारी, या कोई समाचार पत्र हो गए, कोई दस्तावेज हो गए, उसका जो प्रकाशन होना है वो काफी समय लगाता है। ये भी क्या करता है, संप्रेषण के अंदर एक बाधा को उत्पन्न करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, भाषिक कारण। भाषिक कारण में यही आएगा, जो भाषा है हम सभी जानते हैं संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा के अंदर शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, अपने अनुकूल क्या करते हैं, उन शब्दों के अर्थों को समझते हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं। इसी वजह से क्या हो जाती है, बाधाएं जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे ये 5 पॉइंट थे जो संप्रेषण के दौरान बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। और ये कुछ जो 3 पॉइंट थे हमारे, जो हमारे संप्रेषण के टाइप्स होते हैं, मौखिक, लिखित और अमौखिक, उनको हमने समझा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवेदन का अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन की प्रक्रिया और विशेषता का वर्णन कीजिए। इसके अंदर हमें सबसे पहले इसका अर्थ बताना है, फिर इसकी विशेषताओं और प्रक्रिया को बताना है। आखिर प्रतिवेदन होता क्या है, जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, वही हमारा प्रतिवेदन होता है। जिस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है, आप लोगों ने सभी ने स्कूल में रिपोर्ट तो लिखी होगी, जो हमारा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, जो घटना बीत चुकी है उसके ऊपर जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है वही हमारा हिंदी में प्रतिवेदन कहलाता है, जो घटना बीत चुकी है। तो प्रतिवेदन का अर्थ क्या हुआ हमारा, जो हमारा प्रतिवेदन है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा प्रति और प्लस विद। इन 2 शब्दों के जुड़ने से ही हमारा क्या बनता है, प्रतिवेदन बनता है। और इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी पूरी जानकारी है, जो भी घटना घटित हुई है उसकी पूरी जानकारी को संक्षिप्त में रखना। यानी जो हमारा प्रतिवेदन है वो सच्ची जो घटनाएं होती हैं जो बीत चुकी हैं, उन घटनाओं के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके दौरान उस पूरी घटना को लिखा जाता है, उस घटना के अलग अलग साक्ष्यों को इकट्ठा करके उनका संग्रह करके क्या करा जाता है, एक पूरा प्रतिवेदन को तैयार करा जाता है। देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती हैं, हमारे देश में या जो भी हमारी अदर कंट्रीज हैं वहां पर अलग अलग तरीके की जो घटनाएं, हर दिन कोई ना कोई घटना जो है वो घटित होती रहती हैं। और वो जो भी घटनाएं घटती हैं, अब वो सबके सामने तो वो नहीं घटित हुई है। कोई घटना जैसे उत्तर प्रदेश में घटित हुई है और वो घटना अगर किसी तमिलनाडु के लोगों को जाननी है या कोई जो कश्मीर में है वहां पे जानना है, तो वो कैसे जानेगा, जब इसको रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र वगैरह पे दिखाया जाएगा, जब जाके ही उसको वो क्या पता चलेगा कि अच्छा वहां पे उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में कोई घटना जो है वो घटित हो रही है और क्यों हुई है, उसके कारण क्या है, वो कैसे उसको पता चलेगा। उसको एक संचार के माध्यम से पता चलेगा, जो उसको रेडियो, टेलीविजन वगैरह पे दिखाई जाएगी। उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, उस पूरी घटना की पहले छानबीन करी जाएगी, उसके बारे में रीजन जाने जाएंगे, आखिर वो घटना क्यों घटित हुई है, और उस दौरान पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है। उसका निरीक्षण, उसकी छानबीन करने के बाद फिर वो रिपोर्ट वगैरह समाचार पत्र या टेलीविजन पर दिखाई जाती है और वहां पर छापी जाती है। क्योंकि सभी लोग जो है अलग अलग घटनाओं को जानने के लिए क्या रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, आखिर उसका कारण क्या है, वो घटना क्यों घटी। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा प्रतिवेदन है वो सच्ची घटनाओं पर लिखा जाता है, वो भी जो घटनाएं बीत चुकी है हमारी। वह लिखित सामग्री है, जो हमारा प्रतिवेदन है एक क्या है, एक लिखित सामग्री। उसको मौखिक रूप में ना कहकर एक मतलब कि हमारा लिखित सामग्री होता है हमारा जो प्रतिवेदन है। इसके अंदर जो भी हमारा योजना, कार्यक्रम, जो भी घटनाएं वगैरह होती हैं, उन सभी चीजों का एक लिखित रूप में एक पूरा रिपोर्ट तैयार करा जाता है, एक छानबीन कर वही हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। और जो हमारा प्रतिवेदन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी हम कह सकते हैं संक्षिप्त होता है और काफी सारगर्भित होता है। सारगर्भित का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कई सारे तत्व भी समाहित होते हैं। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारा प्रतिवेदन है वो हमारा इंग्लिश में जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं
वही होता है। जिस तरीके से इंग्लिश में रिपोर्ट लिखी जाती है उसी तरीके से जो हमारा हिंदी में एक प्रतिवेदन तैयार करा जाता है किसी भी घटना का। अब प्रतिवेदन के ऊपर कई सारी परिभाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्या बताया गया है, प्रतिवेदन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना हुआ हो, देखा हुआ हो या अध्ययन किया हुआ हो, यानी जो किसी ने देखा हो या सुना हो या उसका अध्ययन करा हो उसको ही एक संक्षिप्त तरीके से उसको अगर हम लिखते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वही हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। तो इस तरीके से और भी थिंकर है, आप उसको पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो इसको अगर डीपली पढ़ना है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है हमारी। सबसे पहले कोई भी अगर प्रतिवेदन तैयार करता है तो सबसे पहले उसको उस प्रतिवेदन के लिए, अगर उसको प्रतिवेदन तैयार करना है, उसको एक विषय चुनना होता है, फिर उस टॉपिक के बारे में अच्छे से अध्ययन करना होता है कि जो घटना अगर उसने चूज करी है तो ये घटना क्यों, इसके क्या कारण है, सारी चीज उसके सारे पक्ष को उसको जानना होता है। तो उसका पहले एक गहन अध्ययन करता है उस विषय को चुनने के बाद। जब उसने विषय चुन लेता है फिर वो क्या करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, यानी तथ्यों को क्या करता है, संग्रह करता है, उसको इकट्ठा करता है, जैसे कागज, चित्र, ऑडियो, वीडियो, टेप, सूचनाएं, आंकड़े, जो ये सारी चीजें जो हैं जो उसको मदद कर सकती हैं एक पूरा अच्छा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए। तो इन सारी चीजों को क्या करता है, इकट्ठे करते हैं प्रतिवेदन तैयार करने से पहले। फिर जब सारे तथ्य और प्रतिवेदन का विषय चुन लिया जाता है उसके बाद क्या करा जाता है, ऐसे व्यक्ति की जो सूची बनाई जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने उन घटनाओं का अनुभव किया हो, ताकि वो प्रतिवेदन को तैयार करते समय उसकी मदद कर सके, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। अब आगे फोर्थ आता है हमारा, प्रतिवेदन को उसी प्रकार के किसी अन्य विषय से संबंधित पुराने प्रतिवेदन से हमें क्या करना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए ताकि एक अच्छा प्रतिवेदन निकले। जैसे अगर हमने कोई एक ऐसा टॉपिक चुना है, जैसे दिल्ली में बाढ़ क्यों आई, उसके क्या क्या कारण रहे, क्यों आए, तो ऐसे ही पहले अगर ऐसा कुछ घटना घटित हुई है, कहीं और बाढ़ आई है या बाढ़ क्यों आती है, इसलिए क्या करा जाता है, कोई भी प्रतिवेदन तैयार करने से पहले क्या करा जाता है, जिस विषय पे हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उस विषय से ही संबंधित या पहले कोई और प्रतिवेदन तैयार करा गया है तो उससे मिलता जुलता हुआ ही जो प्रतिवेदन है वो निकाला जाता है, देखा जाता है कि उस प्रतिवेदन को किस तरीके से लिखा गया है, तो इससे जो है प्रतिवेदन जो है एक अच्छा प्रतिवेदन निकलकर सामने आता है। फिफ्थ में हमारा क्या आता है, जब हम सारे तथ्यों को संग्रहित कर लेते हैं, प्रमाणों को ढूंढ लेते हैं, साक्ष्यों को ढूंढ लेते हैं, जो हमारे जो भी व्यक्ति हैं, फिर क्या करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। जो हमारा प्रतिवेदन बना है उसका अच्छे से विश्लेषण करने के बाद उन सारी चीजों को सारणीबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से लाइन वाइज से हमें क्या कर लेना चाहिए, सारी चीजों को लगा लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्रतिवेदन का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। जब अच्छा निकलेगा तो हमारा प्रतिवेदन जो है एक रोचक कहलाएगा। एक सरल भाषा में लिखा हुआ प्रतिवेदन एक रोचक होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस प्रतिवेदन को पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जो सूचना है वो उनको मिल सके। सिक्स्थ हमारा क्या है, प्रतिवेदन का जो प्रारूप होता है यानी उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है वो क्या करा जाता है, जो इतने भी सारे सदस्य हैं उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। उसका वितरण करने के बाद वो सारे सदस्य जो उनको वो सही लगता है तो उसी तरीके से उसको छाप दिया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी बताता है या चाहता है कि इसके अंदर ये चीज भी ऐड होनी है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको ऐड करने के बाद उसको टंकित यानी मतलब होता है उसको छाप दिया जाता है उस पूरे प्रतिवेदन को, और फिर वो अलग अलग जगहों पर वो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उस घटना के बारे में जान पाते हैं। जब उसको छापने के बाद क्या होता है, उस पे जो प्रतिवेदन के जो अध्यक्ष होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, उस दिन की तिथि लिखते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, प्रतिवेदन संबंधी जितने भी अधिकारी हैं उनको सौंप देते हैं। इस तरीके से जो हमारा पूरा जो प्रतिवेदन है उसको तैयार करने का ये पूरा हमारा प्रोसेस रहा। अब देखते हैं जो हमारा प्रतिवेदन होता है उसकी क्या क्या विशेषता है। जो हमारा एक प्रतिवेदन तैयार करा जाता है उसके अंदर जिस भी घटना के बारे में लिखा जा रहा है उस घटना की जो मुख्य बातें होती हैं, जो मेन बातें होती हैं, सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है, ज्यादा आलतू फालतू की बातें नहीं लिखी जाती हैं। उसको क्रम में लिखा जाता है, सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है, लाइन वाइज। जो घटना पहले घटित हुई है उसको पहले, फिर बाद में, इस तरीके से यानी पूरा लाइन वाइज तरीके से लिखा जाता है। और जो हमारा प्रतिवेदन है संक्षेप में लिखा जाता है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है। उसकी जो भाषा होती है सरल होती है और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और फिफ्थ जो है हमारा वो क्या है, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। जो हमारा एक प्रतिवेदन तैयार करा जाता है उसके अंदर ऐसी कोई भी घटना के बारे में नहीं लिखा जाता जो एक काल्पनिक घटना हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ सच्ची जो घटनाएं घटित होती हैं, जो पास्ट में जो बीत चुका है, उन्हीं घटनाओं के ऊपर एक पूरा हमारा एक रिपोर्ट तैयार
करी जाती है। प्रतिवेदन के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी जाती है जिससे क्या हो, लोगों के बीच में ऐसे कोई भी भ्रम में ना हो। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारी फैक्ट वाली बातें लिखी जाती हैं और रियल बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, उसकी भाषा जो होती है वो साहित्यिक नहीं होती, वो सरल होती है और रोचक होती है, जिससे लोगों को पढ़ने में भी जो इंटरेस्ट आता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रतिवेदन को पढ़ते हैं। फिर पूरा हमारा जो प्रतिवेदन होता है उसके अंदर जो घटना है, जो पूरा जो विषय बताया गया होता है, उसको बहुत ही साफ व सजीव तस्वीर सुनने व पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। जो प्रतिवेदन जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने कोई भी टॉपिक पे प्रतिवेदन लिखा गया है, जब हम उसको पढ़ते हैं ऐसा लगता है जो बातें, जो घटना लिखी गई है वो हमारे सामने सच्ची में घटित हो रही है, यानी सजीव तस्वीर, यानी उस घटना को हम इमेजिन कर पाते हैं, यानी सोच पाते हैं, हम एक इमेज बनाना शुरू कर देते हैं अपने माइंड में एक पूरा प्रतिवेदन पढ़ने पर। तो इस तरीके से हमारी प्रतिवेदन की विशेषताएं हो गई। तो टोटल हमारी 8 विशेषताएं हैं, उसके 6 हमारा पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से जो हमारा प्रतिवेदन है वो तैयार होता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी लेखन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और साथ ही इसके प्रस्तुतिकरण को बताते हुए महत्व और प्रक्रिया पर हमें इस पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम एक डायरी क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं, और हमें इसमें ये भी बताना है कि आखिर इसका प्रस्तुतिकरण कब हुआ और कौन सी डायरी का हुआ, इसके महत्व और प्रक्रिया को बताना है। कोई भी व्यक्ति एक डायरी लिखता है, उसके अंदर जो उसकी डेली लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो अपनी पूरी दिनचर्या को ही लिखता है, चाहे उसके साथ बुरा हुआ हो या अच्छा हुआ हो। तो हम जैसे जो हम संप्रेषण करते हैं वो हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा करते हैं, जैसे टेलीफोन पे करते हैं, और जो हम अपनी बातों को या संदेश और किसी को पहुंचाना होता है तो हम उसको लिख कर बताते हैं या मौखिक रूप से उसे बताते हैं, बोलकर बताते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं कह पाते हैं, अपने कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जिसको हम कभी किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो उसको हम उन थॉट्स को क्या करते हैं, हम अपनी एक डायरी, आप कह लो एक किताब के अंदर उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में वह बोलकर लिखकर अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं। यानी अगर हमें कोई अपने विचारों को प्रकट करना है तो हम उसको अलग अलग तरीकों से बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न माध्यम अभिव्यक्ति में सहायक दिखाई देते हैं। जो हमारे प्रिंट मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ये क्या करते हैं, हमारी जो बातें हैं उनको छापते हैं और इसमें सहायता दिखाते हैं। साहित्य की विभिन्न गद्य विधाओं में, जहाँ जैसे साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे इसमें अंदर हमारा नाटक आता है, निबंध आता है, उपन्यास आता है, आत्मकथा आती है, उसी के अंदर एक विधा और है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी है डायरी। इसके अंदर क्या लिखते हैं, डायरी के अंदर जो हमारी पूरी दिनचर्या होती है उसको ही हम क्या करते हैं, लाइन वाइज अपनी पूरी घटनाओं को लिखते हैं, वही हमारा डायरी लेखन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं तथा तथ्यों तथा अनुभवों को क्रमबद्ध रूप में लिखता है तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। ठीक है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एक ऐसी डायरी है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डायरी मानी जाती है, और इस डायरी का ही सबसे पहले प्रस्तुतिकरण यानी इसको प्रकाशन में लाया गया था। ये एक अडल्ट गर्ल की एक पूरी लव स्टोरी टाइप में एक हमारी ये डायरी थी, जिसको 1942 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एन फ्रैंक जिस लड़की का नाम था, उसने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। शायद आपने ये अपने स्कूल टाइम में भी इस डायरी के बारे में पढ़ा होगा, इंग्लिश का ये चैप्टर था हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारी एक सबसे ज्यादा फेमस डायरी मानी जाती है। अभी जो हमारी डायरी लेखन होता है, इसका स्वरूप किस तरीके का होता है। जो एक डायरी होती है, एक ऐसी किताब के अंदर लिखते हैं जो बहुत मोटी होती है, उसके ऊपर एक जिल्द चढ़ा हुआ होता है, एक नोटबुक टाइप में होती है, उसके अंदर 365 दिन जो होते हैं हमारा 365 दिन उनके पृष्ठ होते हैं, उसके ऊपर डेट वगैरह डली होती हैं। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं और डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। आप में से कई सारे लोग डायरी लिखते भी होंगे, उसके अंदर वही अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, दिन में जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं, उन सभी को वो क्या करते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं। दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा ही हमारा डायरी होता है। जो हमारी डायरी होती है वो अपने उपयोग के लिए होती है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उस किताब का, उस नोटबुक का यूज जो है हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम अपनी बातों को लिखते हैं। जो भी अच्छी बातें हैं, चाहे वो खुशी की बातें हों, चाहे वो दुख की बातें हों, सारी खुशी हंसी की बातों को हम क्या करते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डायरी लेखन का प्रस्तुतिकरण। जो मैंने बताया आपको एनी फ्रैंक, जिसकी डायरी जो थी, एनी फ्रैंक की जो प्रसिद्ध डायरी थी वो 1942 में क्या हुई थी, सबसे पहले सामने आई थी, इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद ही कई सारे लेखकों ने क्या करना शुरू कर दिया, डायरी लेखन की जो कला है उसको लिखना शुरू कर दिया
और कई सारी अपनी डायरियों को प्रकाशित करना शुरू करा था। जो एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो कौन सी डायरी थी? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यही इसकी डायरी थी जो 1942 में जाके प्रकाशित हुई थी और उसके बाद ही कई सारे लेखकों ने क्या करना शुरू कर दिया था? डायरियों को लिखना शुरू कर दिया था, उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम खुले तरीके से अपने विचारों, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। उसके ऊपर किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता, दबाव नहीं होता कि कोई हमें रोकेगी नहीं, तुम सीमित मात्रा में ही लिख सकते हो। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरियों के अंश छपते रहते हैं। जो डायरियां लिखते हैं, जितने भी लेखक हैं डायरी लिखने वाले, उनके जो कुछ जो अंश होते हैं उनकी डायरी के, उनको क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में उसको छापते हैं, क्योंकि लोग उनको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। किसी की लाइफ के बारे में जानना, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं उसके साथ घटित हुई थी, उनको पढ़ने में लोगों को मजा आता है, वो बहुत ज्यादा रोचक लगती हैं। तो इसलिए जो पत्र और पत्रिकाओं में क्या करते हैं, वो कई सारे लेखकों की जो डायरियां होती हैं उनके अंश को, कुछ कुछ पार्ट को उसको छाप देते हैं उसके अंदर। अब डायरी लेखन का महत्व क्या निकल के आता है हमारा इसके अंदर? डायरी लेखन के अंदर हम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। उसमें क्या होता है, आपके अंदर यानी जो हमारे अंदर की जो भी भावनाएं होती हैं उसको हम पन्ने पे उतार देते हैं और उससे जो हमारी लिखने की जो कला है वो निखर कर सामने आती है और हम अपने आप को, स्वयं को क्या है, अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब हम अपनी बातों को किसी और के सामने नहीं रख पा रहे हैं, उसको हम एक डायरी पे लिख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हम खुद को और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अपनी अंदर की जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे साथ जो परेशानियां हैं, उसको हम खुद ही सॉल्व करते हैं, खुद ही समझते हैं और अपनी बुराइयों को दूर करते हैं। जो हमारी अच्छी बातें या कोई हमारी प्रॉब्लम है या कोई भी घटना है, उन्हीं यादों को हम क्या करते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं। और जब हम उसको लिख देते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं पर्सनल जो हम सामने वाले को नहीं बता पाते हैं, तो जब हम अकेले में एक डायरी में लिखते हैं तो हमें उसको लिखने के बाद, क्योंकि जब हमने उस चीज को एक्सप्रेस कर दिया है तो हमें उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सुकून मिलता है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, जब हम डायरी लेखन की आदत बना लेते हैं, जब हम रोज डायरी लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपने आप को साक्षात्कार कर पाते हैं। इसका मतलब होता है इंटरव्यू, यानी हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, अपने आप का विश्लेषण कर पाते हैं और किसी के सामने हिचकिचाते नहीं है। जब हम खुद से ही अपने आप से ज्यादा बातें करेंगे, हम किसी से भी सामने वाले से बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं किसी के सामने। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, स्वयं का विश्लेषण व स्वयं की आलोचना करके हम अपने स्वभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम खुद ही को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, हमारी अपनी बुराइयों को खुद ही आलोचना करते हैं, उसको दूर करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो बिहेवियर है, वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। इस तरीके से अगर हम जो डेली है डायरी लिखेंगे तो इससे होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारा, जो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कर पाते हैं और उन्हीं बातों को क्या करा जाता है, डायरी के पन्नों पे उसको उतार दिया जाता है। क्योंकि कई लोग जो है अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं और उन बातों को दूसरे के सामने, चाहे अपने फ्रेंड्स हो गए, चाहे अपने पेरेंट्स हो गए, उनसे नहीं बता पाते हैं, तो उन बातों को क्या करते हैं, वो एक पन्ने यानी एक डायरी के अंदर वो लिख देते हैं और खुद से क्या करते हैं और बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं जब वो उस चीज को लिख देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत दस्तावेज है, यानी जो हमारा डायरी होता है वो हमारा खुद का दस्तावेज होता है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होता है। उसके अंदर जो हमारे जीवन की, हमारी लाइफ की जो भी घटनाएं हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी बुरी बातें हैं, उन सारी चीजों को हमने एक डायरी के अंदर लिखा है, एक यादों के रूप में। ठीक है, अब इसका पूरा प्रक्रिया क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो डायरी है हम उसको एक पुरानी नोटबुक में लिख सकते हैं या पुरानी जो डायरी होती है उस पर लिखना चाहिए। ऐसा क्यों, जो हम अगर एक कोई नई जैसे अभी 2023 चल रहा है, आने वाला साल हमारा 2024 रहेगा, अगर 2024 की हम डायरी खरीदते हैं, उसके अंदर 365 जो दिन का पूरा हमारा उस डायरी को बनाया गया होगा उस हिसाब से और डेट्स उस हिसाब से डाली गई होंगी। तो अगर हम इस तरीके से डायरी को लेते हैं उसी साल की, तो उसके अंदर हम क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। अगर हम डायरी लिख रहे हैं तो हमको अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, अपने आप को हम ऐसा महसूस करना है हम बहुत ज्यादा खुले हैं, हम पे किसी का दबाव नहीं, हमें कोई रोक, जितनी हमारे मन में जो भी बातें, हम सभी बातों को लिख देना चाहते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि हम 2 ही पंक्ति लिखते हैं, 2 ही लाइन लिखते हैं और किसी दिन बहुत सारी चीजें हुई होती हैं तो हमें बहुत सारी पन्नों की जरूरत पड़ती है, यानी 5-6 पेजों में हम अपनी पूरी दिनचर्या को लिखते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी पुरानी डायरी को लेना चाहिए, उसके अंदर हमें खुद की अपनी डेट को डालकर अपनी डायरी
डायरी को लिखना स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम लिखी लिखाई डेट के अंदर अगर हम लिखते हैं तो इससे हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खुद की डेट डालकर और अपनी डायरी को लिखना चाहिए। चाहे हमें कम लिखना है, चाहे हमें ज्यादा लिखना है, हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें जब भी हम डायरी लिखें। यानी हम बिल्कुल मुक्त रहने चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए हम पे किसी का भी। जब भी कोई व्यक्ति डायरी लिखता है तो उसके अंदर की जो भाषा होती है, कोई भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो साहित्य की भाषा होती है, कहानियों की भाषा होती है, ऐसी नहीं होती। जो भाषा होनी चाहिए बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जैसे हम खुद से ही बातें करें, यानी बिल्कुल आसान भाषा होनी चाहिए। हम ये कैसे एकदम सरल भाषा में हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, तो इस तरीके से डायरी की जो भाषा होगी बिल्कुल रोचक और आसान होनी चाहिए। डायरी के अंदर जो मैं शैली है, यानी हम अपनी बात करें तो मैं ही लिखेंगे ना, मैंने आज ये करा, मैं आज यहाँ गई, मेरे साथ ये हुआ, यानी उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर रहे होते हैं। इसलिए उसके अंदर जो मैं शैली का प्रयोग जो है अधिकतर होता है। तो और रोजाना अगर हम एक डायरी लिखते हैं तो उसका जो एक समय हमें बना लेना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि इस बजे से लेकर इस बजे तक हम जो है अपनी डायरी को, अपनी जो भी घटना घटित हुई है उनको हम लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी हैबिट है वो बनी रहेगी, हम रोज अपनी डायरी को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है आपको कि आप डायरी किस तरीके से लिखते हो। जैसे कि अगर आप कोई नोटबुक है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, उस दिन की आप डेट डालोगे, आपको बातें लिखनी है या किसी के बारे में लिखनी है तो उसका वहां पे नाम लिख दोगे, जो भी आपका फ्रेंड उसका नाम लिख दोगे, फिर यहाँ से आप अपनी डायरी लिखना शुरू करोगे, एंड में अपना नाम लिख दोगे आप। तो इस तरीके से आपका जो डायरी का फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अपनी डायरी जो है डेली लिखते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो लिखने की जो कला है वो विकसित होगी, और जो हमारे अनुभव है, हमारे एक्सपीरियंस, जिन बातों को हम किसी के सामने नहीं रख पाते हैं उनको हम अपने खुद से लिख पाएंगे। और हम जब डायरी जो रोज लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपनी जो बुरी आदतें हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, उनको हम सुधार पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हम अपने आप से खुद से बातें कर रहे हैं, अपने आप को हम अच्छे से समझ पाते हैं डायरी लिखने से। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है खत्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, संवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए और साथ ही इसका एक उदाहरण भी दीजिए। इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं आखिर हमारा जो संवाद होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ को हमें समझना है और इसका हमें एक उदाहरण देना है, एग्जाम्पल। संवाद का मतलब क्या होता है, अपने विचारों का जो आदान प्रदान है। हम जब बातचीत करते हैं आपस में, चाहे वो हम मौखिक रूप से करें, चाहे वो हम लिखित रूप से करें, तो वो दोनों ही चीज हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा संवाद कहलाता है। संवाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हम एक से अधिक या 2 व्यक्तियों के साथ भी हम संवाद कर सकते हैं। संवाद हमारा कई तरीकों से होता है, जैसे आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो। जैसे हम फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग करते हैं, आमने सामने मिलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा एक ग्रुप सर्कल जो होता है उसके अंदर जब हम कोई भी बात पे बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वो सारी चीजें जो किसमें आती है, हमारे संवाद में आती है। तो संवाद हमारा सिंपल वही है जो हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है, विचारों का आदान प्रदान करना। संवाद का अर्थ और स्वरूप में क्या आएगा हमारा, संवाद 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है। यानी जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, वही सिंपल हमारा संवाद कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी गई है इसकी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष मुद्दे पर, यानी कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक के ऊपर, उस विशेष मुद्दे के ऊपर जब आपस में बातचीत होती है, उसी हम संवाद कहते हैं। तो संवाद की कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं आएंगी, सिंपल आप देखोगे हर जगह यही डेफिनेशन है हमारी, कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या हो, हमारा लिखित या मौखिक रूप से किसी एक विशेष मुद्दे के ऊपर जब बातचीत होती है, उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू और संभाषण। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम भी है हमारे संवाद के। संवाद विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, उसको जहां हम दूसरे के सामने बताते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। यानी हम अपने विचारों या कोई सूचना या कोई संदेश भी दे रहे हैं तो वो हमारा संवाद ही तो है, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमारा संवाद कहलाएगा। तो संवाद जैसे कि यहाँ पे कई सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इमेज में आपको यहाँ बताया था, जब हम किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, इंटरनेट के जरिए हम चैटिंग करते हैं, या किसी को हम पत्र लिखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारा संवाद के अंदर ही आएगा। अब संवाद का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सारी डेफिनेशन आपकी वही, आप इजिली इसको पढ़ के समझ सकते हो। तो जैसे
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, दो मित्रों की अपनी जीवन लक्ष्य के बारे में जो बातचीत हो रही है, जैसे संवाद जैसे कैसे होता है हमारा। सबसे पहले रमेश क्या बोलता है अपने दोस्त से, दिनेश तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसका आंसर कौन देगा? दिनेश आंसर देगा, हाँ सोचा है, मैं बड़ा होकर एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो रमेश यहाँ पे क्या कहता है? रमेश कहता है, तो क्या तुमने भी आजकल के कुछ भ्रष्ट तथा बेईमान व्यापारियों जैसा बनकर केवल धन कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है? अब वो उससे फिर ये बात पूछ रहा है। फिर दिनेश उसका फिर से एक उत्तर देगा, नहीं नहीं, मैं बेईमानी से धन नहीं कमाऊंगा, हर जीवन में करूंगा केवल व्यापार तथा वह भी ईमानदारी से। और तुमने क्या सोचा है? तो उसका वो आंसर, रमेश अब उसका आंसर देगा, मैंने तो सोचा है कि बड़ा होकर मैं एक डॉक्टर बनूं। यानी इस तरीके से वो लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। जो भी हम किसी भी विषय के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। कोई घटना हमारे सामने घटित हुई है, तब हम अपने जो भी हमारे आसपास के लोग हैं या कोई हमारे फ्रेंड है, हमारे भाई बहन है, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो सिंपल वही हमारा संवाद आता है, उसी को हम संवाद कहते हैं। तो अब आपके एग्जाम के अंदर कोई भी आ जाए कि इसके ऊपर संवाद लिखिए या संवाद का एक उदाहरण दीजिए, तो आप कोई भी टॉपिक उठा के उसके ऊपर आप 2-3 लाइनें आपस में बातचीत करवा दो। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे रमेश दिनेश लिया है, आप कोई भी XYZ कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे संवाद वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th हमारा क्वेश्चन क्या है? व्लॉग लेखन की उपयोगिता बताते हुए जल संकट विषय पर एक संक्षिप्त व्लॉग पोस्ट तैयार कीजिए। व्लॉग लेखन आखिर हमारा होता क्या है? जो हमारी बातें हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसको हम क्या करें, उसको लिखित रूप में इंटरनेट के ऊपर हम उसको पोस्ट कर दें, उसको अपलोड कर दें, वो हमारा व्लॉग लेखन कहलाता है। आजकल ये इंटरनेट की दुनिया में जो हमारा व्लॉग लेखन है बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। इसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, किसी एक चीज के ऊपर अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज को। तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एक ब्लॉग तैयार करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फिर वो इंटरनेट के ऊपर उसको अपलोड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है आपको, एक ऐसा माध्यम होता है हमारा ब्लॉग लेखन जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने विचार, जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसकी राय है, उसका अनुभव, जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, उसको क्या करता है, वो इंटरनेट के ऊपर वो क्या कर देता है, दुनिया के सामने उसको रखता है। और जो लोग हैं उसको पसंद करते हैं, फिर वो क्या है, वो जो ब्लॉग लेखन है उसको पसंद करा जाता है, वहां पे ट्रैफिक आता है, वहां से उसको अर्निंग भी होती है। तो वही हमारा ब्लॉग लेखन कहलाता है। अब यहाँ पे हमें एक जल संकट के ऊपर इसका एक ब्लॉग लेखन हमें तैयार करना है। जो हमारा ब्लॉग लेखन होता क्या है वो तो हमें पता चल गया। कई सारे लोग, जैसे इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई भी चीज आप सर्च करते हो तो उसके ऊपर आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर उसके बारे में किसी चीज का सॉल्यूशन दे रखा होगा। वो सारी चीजें जैसे जल संकट के ऊपर यहाँ पे बोल रखा है, या फिटनेस के ऊपर हो गया, या मेकअप हैक्स के ऊपर हो गया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा ब्लॉग लेखन कहलाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा संचार और अभिव्यक्ति, यानी ये एक हमारा संचार का माध्यम है और एक अभिव्यक्ति का माध्यम। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो व्यक्तियों के विचार हैं, राय है, उसका अनुभव है, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको लोगों के सामने बताते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो ब्लॉग लेखन है एक मंच के रूप में उसको प्रदान करता है। वहां पे लोग जो है अपने विचारों, अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं और उनको जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उसको पसंद करते हैं और वो जो है ब्लॉग कई सारे लोगों के द्वारा एक साथ पढ़ा जाता है। ज्ञान साझा करना और शिक्षा, यानी जो उनके पास ज्ञान है, जैसे किसी के ऊपर कोई फिटनेस के ऊपर अच्छी जानकारी रखता है तो उनके बारे में बताएगा कि इस तरीके का हमें खाना खाना है, इस तरीके के हमें योग आसन करने हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, तो उसके बारे में बताएगा। कोई ब्यूटी हैक्स जो होते हैं, मेकअप हैक्स, उनके बारे में बताएगा, इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करने हैं, इस स्किन के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो है अच्छे रहते हैं, तो किस तरीके से हमें मेकअप करना है। तो अलग अलग चीजों के बारे में जो है वो क्या करते हैं, अपना जो ज्ञान है, उनके पास जिस चीज की नॉलेज है उसको क्या करते हैं, वो एक ब्लॉग यानी ब्लॉग तैयार करते हैं और उसको वो अपलोड कर देते हैं। तो वो लोगों को शिक्षा भी प्रोवाइड करें, यानी उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है, यानी उनको इस चीज की शिक्षा मिल रही है और वो लोग अपना जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जुड़ाव और सहभागिता। इसके अंदर क्या होता है, इससे जो ब्लॉग राइटर जो होता है उसके बीच में और जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में क्या होता है, आपस में जुड़ाव बनता है। क्योंकि वो डेली अगर वो ब्लॉग अपलोड कर रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, उस
उस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या है उनके बीच में जो है सहभागिता जो है वो बढ़ती चली जाएगी और उनका जो ब्लॉग है वो लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। और सोशल मीडिया के टाइम पे आज ये जो हमारा ब्लॉग लेखन है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, व्यक्तिगत विकास और सीखना। यानी इसके अंदर क्या आता है, हम अपना जो विकास है कर पाते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम डेली व्लॉग करते हैं और डेली लिखने से क्या होता है, हमारा लिखने की जो कौशल भी है वो बढ़ता चला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मुद्रीकरण और निष्क्रिय आय। यानी इससे क्या होता है, जब हम कहीं पे इंटरनेट पे उसको अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, और अगर वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अगर आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ते हैं, तो उससे क्या है वहां से हमें अर्निंग भी होती है। तो इस तरीके से हमारी इसकी उपयोगिता हो गई। तो व्लॉग लेखन क्या है, हम कह सकते हैं एक अच्छा साधन है अर्निंग का। अब यहाँ पे जल संकट पे जैसे एक पोस्ट तैयार करनी है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो टॉपिक है उसका नाम लिखना होता है। जैसे जल संकट है हमारा एक आसान तबाही, इसके अंदर सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे, जल संकट होता क्या है, जैसे जल की जो कमी होती जा रही है आखिर वो क्यों हो रही है, उसका इंट्रो लिखने के बाद उसके अंदर आप इमेजेस का यूज कर सकते हो। फिर उसके आप कारण बताओगे आखिर जो जल संकट है वो क्यों हो रहा है। जैसे हम सभी पानी को वेस्ट करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो किस तरीके से ब्रश कर रहा है और पानी को उसने खुला छोड़ दिया नल को। तो कई लोग तो पानी का इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को पानी ही नहीं मिलता है। आजकल के समय में पानी का जो वेस्टेज है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके कारण आप इजीली लिख सकते हो। तो किसी के ऊपर भी आप जो है व्लॉग तैयार कर सकते हो। कारण लिखने के बाद उसमें आप बताओगे जो जल संकट जो हमारा बढ़ रहा है आखिर उसके परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जब जल नहीं रहेगा तो मानव जीवन का अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पानी होगा, जल होगा, जब ही जो है मानव जीवन की जो कल्पना की जा सकती है। आखिर हम इस संकट को किस तरीके से रोक सकते हैं, जो जल संकट है हमारा उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, जो जो उपाय है उसका रास्ता क्या है वो हम बताएंगे। जैसे हम जल को संरक्षित करके रख सकते हैं, सतत कृषि कर सकते हैं, जल को हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ कुछ पॉइंट आप बता सकते हो। तो आपसे एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा कि इसके ऊपर एक ब्लॉग तैयार कीजिए, तो आप इस तरीके से उसके कारण परिणाम किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, तो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट बनाकर एक अपना जो ब्लॉग लेखन है उसको तैयार कर सकते हो। ब्लॉग क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में उसको इजीली समझा सकते हो। जो हमारे विचार, हमारे अनुभव है, उनको जब हम प्रकट करते हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर, वही हमारा ब्लॉग लेखन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है हमारा, संपादकीय लेखन की भाषा पर विचार कीजिए और एक अच्छे संपादकीय का महत्व बताते हुए एक अच्छे संपादक के गुणों की भी विवेचना कीजिए। इसके अंदर पहले हमारा संपादकीय लेखन है वो क्या होता है वो देखते हैं हम। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखे गए जो भी विचारात्मक जो लेख होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। जो भी एक संपादक होता है किसी एक समाचार पत्र का, तो उसके द्वारा किसी भी घटना या कोई भी पिछली घटना घटित हुई है या कोई भी समस्या है उसके ऊपर जो अपने विचार देता है, उन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं, संपादकीय लेखन कहते हैं, जो संपादक के द्वारा लिखे जाते हैं। और उसको हम समाचार पत्र की राय भी हम इसको कहते हैं। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। बिना संपादकीय समाचार पत्र ऐसे ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर। जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, अगर आत्मा चली जाएगी तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से समाचार पत्र के अंदर से जो संपादकीय है, जो समाचार पत्रों को लिखता है, अगर वो चला गया तो क्या है, हमारा पूरा जो समाचार पत्र है वो नष्ट हो जाएगा। समाचार पत्र को सिर्फ एक संपादक या 2 संपादक नहीं लिखते हैं, उसके अंदर पूरा एक समूह होता है। इसके अंदर कई सारे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, एक समाचार पत्र को तैयार करते हैं। संपादकीय लेखन की जो भाषा होती है वो किस तरीके की होती है, जो एक समाचार पत्र की जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा उससे अलग होती है। उसकी भाषा बहुत रोचक और प्रभावशाली होती है, आकर्षित होती है। लेकिन जो हमारा संपादकीय लेखन की जो भाषा होती है वो उस तरीके की नहीं होती है। उसके अंदर जो भी कोई विषय चुना गया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसकी सार्थकता को दिखाया जाता है, उस विषय के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है, ना कि भाषा के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। मेनली इसकी जो भाषा होती है बहुत ही आम होती है, विशिष्ट नहीं होती है ज्यादा, कि आप कह सकते हो कठिन नहीं होती है ज्यादा। और संपादकीय लेखन के अंदर जो भाषा लिखी जाती है, जो विषय चुना गया है उसी के अनुरूप चुनी जाती है। जैसे कई सारे विषय जो होते हैं बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, तो गंभीर विषय है तो गंभीर भाषा, यानी ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जाएगा उस विषय को और अच्छा और अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके। और अगर हल्के फुल्के से कोई विषय पे अगर कोई संपादकीय लेखन लिख रहा है तो उसके अंदर क्या है कि सरल शब्दों का प्रयोग करा जाएगा, यानी जिस तरीके का हमारा विषय होगा उसी के अनुरूप में जो है उसकी जो भाषा या उसकी जो शैली है वो होगी। इससे जो है जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वो इजीली उसको पढ़ सकते हैं। चाहे वो सामान्य लोग हों, चाहे वो हमारे बुद्धिजीवी जो वर्ग के लोग होते हैं, वो सभी लोग उस समाचार पत्र, उस संपादकीय लेखन को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हमारा आता है संपादकीय लेखन
लेखन का जो महत्व होता है वो क्या होता है हमारा। संपादकीय किसी भी गंभीर और अरुचिकर विषय को बहस योग्य बना देता है। यानी जो संपादकीय लेखन होता है, जो हमारा संपादक होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और अरुचिकर, जिसके अंदर किसी का कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई उस विषय के बारे में जानना ना चाहता हो, लेकिन जो संपादक है उस विषय को इस तरीके से रोचक रूप में, यानी उसके अंदर इतना मिर्च मसाला लगा के उसको लिखेगा कि जो लोग हैं, पढ़ने वाले जो लोग हैं, पढ़ेंगे और उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसको एक बहस योग्य विषय बना देंगे, ताकि लोग उसके ऊपर बहस करें, डिबेट करें। वो एक ऐसा विषय बना देता है। यानी उसकी एक लिखने की कला होती है कि जो लोग जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और विषय वस्तु से जुड़ने भी लग जाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, यानी उसको प्रमोट करने लग जाते हैं। और जब उस संपादकीय लेखन का जो लेख होता है उसको जब पढ़ा जाता है, उस लेख को पढ़ने के बाद व्यक्तियों के मन में अलग अलग तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होने लग जाते हैं, वो उठने लग जाते हैं और लोग जो है आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, संवाद करने लग जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं। जो संपादक है अगर किसी विषय के ऊपर कोई लेख लिख रहा है, उसके अंदर कोई समस्याओं के बारे में बता रहा है, समाज की कोई समस्याएं बता रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो समस्याओं को ही नहीं बताएगा, बल्कि उन समस्याओं के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, अलग अलग समाधानों के बारे में भी वो अपने लेख के अंदर बताता है। इससे पाठकों को समस्याओं के बारे में भी पता चलता है, क्या क्या समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, अलग अलग उन सारे समाधानों को भी वो बताता है। जो हमारा संपादकीय लेख होता है वो क्या होता है, हमारा समाचार पत्रों का हम कह सकते हैं हृदय और आत्मा होता है। इसके बिना जो हमारा समाचार पत्र है उसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 6th पॉइंट हमारा क्या है, संपादक से कोई गलती हुई तो पूरे अखबार पर सवाल उठेंगे। यानी अगर संपादक जो लेख लिख रहा है उससे अगर कोई गलती हो जाती है, कुछ शब्दों का इस तरीके से चयन कर लिया जाए जो अच्छे नहीं है, या उसके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं वो इंटरेस्टिंग ना हो, तो लोग जो है भड़क उठेंगे, उसके ऊपर सवाल करने लग जाएंगे। तो सिर्फ जो उस संपादक के ऊपर ही सवाल खड़ा नहीं होगा, उस पूरे अखबार के ऊपर जो है सवाल खड़े उठने लग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस संपादक की ही बेइज्जती नहीं होगी, उस पूरे समाचार पत्र, उस पूरे अखबार की जो है बेइज्जती हो जाएगी। यानी पूरे का पूरा जो हमारा अखबार है वो हमारा एक संपादक के ऊपर डिपेंड होता है। जो संपादक है वो किस तरीके से किसी भी सूचना को, किसी भी विषय को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करें, उसकी ओर आकर्षित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको पढ़ें और उसको खरीदें उस समाचार पत्र को। अब आता है हमारा एक अच्छे संपादक के जो गुण हैं वो कौन कौन से होने चाहिए एक संपादक के अंदर। जो कोई भी लेख लिखे, जो उसकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा सरल और सुबोध होनी चाहिए, ताकि सभी लोग उसको आसानी से पढ़ पाएं। जो संपादक है वो क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उसके द्वारा जो भी कोई लेख लिखा जाए वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक वर्ग की ओर झुकाव है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी विषय के ऊपर अगर कोई लेख लिख रहा है तो किसी एक वर्ग को वो ज्यादा प्रमोट ना कर रहा हो, और ना ही और किसी दूसरे वर्ग के ऊपर वो कोई कटाक्ष मार रहा है, उसके ऊपर कुछ व्यंग कर रहा हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसका जो विषय है, जो भी टॉपिक के ऊपर वो कोई भी लेख लिख रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, सभी के पक्ष में होना चाहिए, एक किसी वर्ग के पक्ष में नहीं होना चाहिए। आगे आता है हमारा जो संपादक के द्वारा जो लेख लिखा जाता है वो ना तो ज्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल मीडियम साइज का होना चाहिए। और उसके अंदर साहित्यिक फूड भी होना चाहिए, यानी उस लेख के अंदर जो साहित्य है, जो कहानी वगैरह जिस तरीके से लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, उस सारी चीजों की जो झलक है उस संपादक लेख के अंदर हमें दिखनी चाहिए। समस्याओं पर प्रमुख रूप से ध्यान हो, जो भी समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं लोगों की समाज के अंदर, उन समस्याओं के ऊपर जो संपादक जो लेख लिख रहा है उन समस्याओं के बारे में उसको बताना चाहिए और उनका समाधान भी संपादक को बताना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा संपादक के अंदर ये गुण होने चाहिए, उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसका महत्व क्या होता है एक संपादक का, वो हमने देखा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, संपादकीय लेखन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए और एक समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका पर विचार कीजिए। आखिर जो हमारा संपादकीय लेखन क्या होता है ये तो हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ लिया। जो संपादक के द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं वो ही हमारा संपादकीय लेखन होता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रकार है व्याख्या संपादकीय। व्याख्या संपादकीय में वो संपादक आते हैं हमारे जो समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं
घटनाओं को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना, उसकी सूचना देना ही हमारा व्याख्या संपादकीय में आता है। इसके अंदर जो भी घटनाएं, जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो व्यक्तिगत राय नहीं होती हैं, वो सारी ही सूचनाएं हमारी सच्चाई पे आधारित होती हैं। उसके अंदर कोई अपना अनुभव, अपनी राय नहीं होती है। उसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे घटित हुई हैं, क्यों हुई हैं, उन्हीं सारी बातों को लोगों तक पहुंचाना वो हमारा व्याख्या संपादकीय कहलाता है। दूसरा है हमारा आलोचना संपादकीय। आलोचना संपादकीय में वो संपादक आते हैं जब किसी भी घटना की अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को लिखा जाए और उसके बुरे पक्ष, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसी समस्याओं को बताते हुए उसके अंदर उसका समाधान भी जोड़ा जाए, वो हमारा आलोचना संपादकीय में आता है। थर्ड है हमारा प्रशंसा का संपादकीय। इसके अंदर समाज के अंदर जो हमारे प्रसिद्ध लोग होते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, उन लोगों की प्रसिद्धि के बारे में हो गया, अलग अलग कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, नाटककार हो गए, जो भी हमारे रक्षक हो गए, उनके द्वारा की प्रसिद्धि के लिए जो लेख लिखे जाते हैं वो हमारा प्रशंसा संपादकीय के अंदर आता है। फोर्थ है हमारा मनोरंजक संपादकीय। ये संपादन लेख जो लिखा जाता है, इसके अंदर जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको मद्देनजर में रख के ये वो सारे लेख हमारे लिखे जाते हैं। इसके अंदर कोई गंभीर समस्या वाले कोई लेख नहीं होते हैं। इसके अंदर हल्के फुल्के ऐसे नॉर्मल से हमारे कोई भी लेख होता है, ठीक है। जैसे स्कूली जीवन का कोई विषय हो गया, स्कूल लाइफ कैसी हुआ करती थी, कितना मजा आया करता था, तो उसके बारे में कोई लेख लिखा जा रहा है और उसको पढ़ने में लोगों को मजा भी आया, मनोरंजन भी आया है। तो जब ऐसे विषयों का चयन करा जाता है तो हमारे मनोरंजन संपादकीय के अंदर आते हैं। अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका। ये तो हो गए हमारे इसके प्रकार और संपादक कौन होता है, संपादकीय लेखन क्या होता है, ये अभी हमने देख चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। अब इसकी भूमिका क्या होती है आखिर संपादकीय की। संपादकीय की जो समाचार पत्र के अंदर जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम कह सकते, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा समाचार है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते एक किसी संपादकीय के बिना, क्योंकि संपादक के ही ऊपर जो हमारा पूरा समाचार पत्र होता है पूरा डिपेंड होता है। समाचार पत्र के अंदर कौन से विषयों को लिखना है, इस दिन कौन सा जो समाचार पत्र है वो छपना है, कौन से विषयों को किस दिन छापना है, ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, संपादकीय के ऊपर करती है। यानी विषयों का जो चुनाव कौन करता है, जो एक संपादकीय लेखन होता है वही क्या करता है, विषयों को चुनाव करता है। समाचार पत्र के अंदर जो भी लेख होते हैं, जो भी पत्र वगैरह होते हैं, उसकी जो सामग्री होती है हमारी, उसकी सामग्री क्या होगी, उसके तथ्य कहाँ से आएंगे, उन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना, ये सारा काम किसका होता है, जो हमारा संपादक के अधीन, ये सारा इसके अंडर में ही वो सारा काम होता है। हम कह सकते हैं संपादक का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो एक संपादक होता है वो क्या कर सकता है, अगर उसको किसी भी समाचार पत्र के अंदर से कोई विषय जो है उसको हटाना है, उसको वो विषय अच्छा नहीं लगा है, उस रिपोर्ट को, उस पत्र को अगर उसको हटाना है, उस लेख को वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको, वो क्या कर सकता है, उसके पास इतना अधिकार है कि वो उस पूरी घटना को वहां से हटा सकता है। संपादक को निर्णय लेने का विशेषाधिकार है। समाचार पत्र में किन समाचारों को क्या करना है, लिखना है या उसको प्रस्तुत करना है, समाचार पत्र के अंदर कौन कौन सी घटनाएं लिखी जाएंगी, ये सारा अधिकार, ये सारा निर्णय किसका लेने का होता है, जो एक संपादक होता है उसका होता है। समाचार रिपोर्ट और ओपिनियन लेख के बीच स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो हमारा कोई संपादक लेखन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एक रिपोर्ट होती है, पूरा ओपिनियन होता है वो हमारा खुद का होता है, उन दोनों में अंतर करते हुए ही हमारा कोई एक जो लेख है वो लिखा जाता है। ओपिनियन के अंदर क्या होता है, हम अपनी किसी भी घटना के अंदर जब हम अपनी राय दे रहे हैं वो होता है, और रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, जब जो घटना घटित हुई है, घटना को लिखना क्रम अनुसार, वो हमारा रिपोर्ट कहलाता है। ओपिनियन में हम खुद के ओपिनियन लिखते हैं, तो कब हमें अपने ओपिनियन लिखने, कब एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारी बात जो है एक संपादक हमें बताता है। उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जो लेख लिख रहा है और उसकी अनुमति के बिना ये भी नहीं होगा कि उसके पूरे विषय को ही पूरी तरीके से फेर बदल कर दिया जाए। जो पार्ट मेन नहीं है उसको हटा सकता है, और कौन सा मेन है कौन सा नहीं है वो उसका जो लेखक होता है वो उसको बताता है। आखिर जो उस लेखक ने एक लेख लिख के दिया है उसका शीर्षक क्या होगा, ताकि लोग जो है उस शीर्षक को, जो उसको टॉपिक का नाम पढ़ते ही क्या करें, उस पूरे एक लेखन को पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि किसी भी विषय का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका अगर शीर्षक अच्छा होगा, लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो उसको जो लोग हैं ध्यान से उस पूरे लेख को पढ़ेंगे। शीर्षक का जो निर्धारण कौन करता है, जो वहां का संपादक होता है। अखबारों में छपे सभी जितने भी तथ्य होते हैं, उन सभी तथ्यों का जो जिम्मेदार कौन होता है, जो संपादक होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते
सकते हैं कि जो हमारा समाचार के अंदर जो एक संपादकीय होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, इसके अंदर हमारे 4 शॉर्ट नोट दिए गए हैं। इसमें से आपको एग्जाम में सिर्फ 2 शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर 4 शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जैसे हमारे यहाँ पूछा गया है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के उदाहरण। इसके अंदर सबसे पहले जैसे आप अगर एग्जाम में लिखोगे, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि जो हमारा प्रतिवेदन है वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो उसका मीनिंग है ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि प्रतिवेदन हमारा क्या होता है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो हमारे रियल में घटनाएं हुई हैं, यानी जो असली सच्ची घटनाओं पे आधारित जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो भी दस्तावेज तैयार करा जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। अब यहाँ पूछा गया है हमारे से सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन, यानी हमें एक पहले सर्वेक्षण करना है, यानी अलग अलग जगहों पे जाना है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको क्या करना है, उनका सर्वेक्षण करना है, उनको एनालाइज करना है, उन समस्याओं के कारणों को ढूंढना है, आखिर उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो सकता है। उन सारी चीजों को करने के बाद जब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसी को हम सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जो है वो जमा हो रहा है, वहां पर जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही है, आखिर उसके क्या रीजन है, या कहीं पर जो है जल संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसी पे भी आधारित जो है हमारा प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। या कोई ऐसा समारोह वहां पर हुआ जहां पर कुछ बहुत बड़ी, या किसी स्कूल के अंदर कोई समारोह हुआ, वहां पर कुछ अलग सी ऐसी घटना हो गई जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वो कौन सी घटना थी, उसके क्या रीजन थे। जब हम उन सभी रीजन, उन कारण और उन समस्याओं का समाधान के साथ जब हम पूरा प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो हमारा सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन होता है। जब हम उसके अंदर क्या होता है, सर्वेक्षण के अंदर जब जिस विषय के ऊपर प्रतिवेदन लिख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या क्या इसके रीजन है, क्या क्या कारण है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन। तो इस तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन में यही लिख सकते हो। और उदाहरण के लिए आप कोई भी एक टॉपिक उठाकर उसको लिख सकते हो। सबसे पहले बस आपको उसमें डेट लिखनी होती है, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो, वो डेट लिखने के बाद जो भी आपने टॉपिक उठाया है उस विषय को आप क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, उसकी एक सब हेडिंग बनाओगे, जैसे कारण की, समस्याएं की, समाधान की, इस तरीके से आप उसकी सब हेडिंग बनाते चलोगे और उसके अंदर आप एक्सप्लेन करते चलोगे। अपनी ही लैंग्वेज में आपको करना है, कोई टफ लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, अपनी भाषा के अंदर को लिखना है, उसके अंदर जो सुझाव देने अपने वो सुझाव दोगे। तो इस तरीके से जो आपका सर्वेक्षण आधारित जो प्रतिवेदन होता है वो रेडी हो जाएगा। कुछ ज्यादा इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो है हमारा प्रतिवेदन के प्रकार। ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रतिवेदन के प्रकार पूछे जाए तो आप इंट्रोडक्शन में प्रतिवेदन क्या होता है, उस शब्द का मतलब क्या है वो आप बता दोगे। उसको बताने के बाद आपको उसके प्रकार बताने होंगे। जो प्रकार है हमारे प्रतिवेदन के वो हमारे 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला है हमारा व्यक्ति विशेष द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन, दूसरा है हमारा समितियों उप समितियों के द्वारा तैयार किया गया जो हमारा प्रतिवेदन होता है। तो हमारा व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार होता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो एक विषय दिया जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को, उसको पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि तुम अकेले पूरा प्रतिवेदन जो है वो तैयार करोगे, ठीक है। उसका वो पूरा सर्वेक्षण अकेले करता है, सारे तथ्यों को देखता है, कौन सी घटना हुई है, क्या क्या इसके रीजन रहे हैं, क्या क्या कारण रहे हैं, वो क्या करता है, वो अकेले ही सारी चीजों को खुद करता है। इसके साथ में उसका कोई हेल्पर नहीं होता, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी जो होती है खुद के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा समितियों अथवा उप समितियों द्वारा जो तैयार किया गया होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो समितियां होती हैं उसका जो अध्यक्ष होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सभी लोग क्या है एक सामूहिक रूप से क्या करते हैं, एक पूरा प्रतिवेदन तैयार करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सभी लोगों का जो काम है वो बटा हुआ होता है कि पहले वो घटना की जांच करेगा, उसके बारे में गहन अध्ययन करेगा और एक जना जो उसके एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं उसको ढूंढेगा। क्योंकि जो हमारा प्रतिवेदन है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, तो उसके कोई एविडेंस रहे होंगे उनको अपने प्रतिवेदन के, अपनी रिपोर्ट के अंदर जोड़ेगा। तो इसके अंदर जो है पूरा एक जो ग्रुप मिलकर क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब जब एक समूह के रूप में जब इस पूरे प्रतिवेदन को तैयार करा जा रहा है तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि सभी जो व्यक्ति हैं, समिति मेंबर हैं, उनके जो मत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक मत पे पहुंचने के लिए वो वोटिंग करवाते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिले होते हैं, बहुमत वाले को क्या करा जाता है, निष्कर्ष के रूप में उसके मत को मान लिया जाता है और उसी के विचारों को प्रतिवेदन के अंदर लिखा जाता है। यानी उसकी बात सहमत होकर वो जो कह रहा है उसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार करा जाता है। इस तरीके से जो हमारे 2 तरीके के प्रतिवेदन होते हैं, समितियां और उप समितियों वाला। दूसरा है जो हमारा सिर्फ व्यक्तियों द्वारा जो एक तैयार करा जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, और जो है एक हमारा कई सारे लोगों के द्वारा, पूरे समूह के द्वारा जो तैयार करा जाता है। जो हमारा व्यक्तिवादी जो हमारा प्रतिवेदन है उससे ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण जो हमारा प्रतिवेदन होता है वो हमारा होता है समितियों तथा
तथा उप समितियों द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार करा जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंदर जो गलती होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अनुच्छेद लेखन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमें अनुच्छेद लेखन के बारे में हमें बताना है कि आखिर हमारा अनुच्छेद लेखन का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें यही पढ़ना है कि जो हम अपने विचारों और अपनी जो हमारे अनुभव है किस तरीके से हमें दूसरों को वो बताना है। तो अनुच्छेद के अंदर भी जो हमारे विचार हैं, जो हमारे अनुभव है, उसी को हमें क्या करना होता है, प्रकट करना होता है, वही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जिस तरीके से संवाद में हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, अनुच्छेद लेखन एक हमारी लिखने की कला है। इसके अंदर हम लिखकर अपने विचारों को लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पे हमारा अनुच्छेद लेखन का अर्थ क्या होता है, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जब हम अपने विचार, अपने भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करने के लिए लघु वाक्य समूह का जब प्रयोग करते हैं, यानी छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ भी कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना। अनुच्छेद लेखन का महत्व क्या है यहाँ पे हमारा, जैसे किसी भी विषय पर अगर कोई लेखन लिखने के लिए आता है, जैसे बाढ़ पर लेख लिखिए या भारतीय साहित्य और संस्कृति पे लेख लिखिए, पुस्तकालय पे लेख लिखिए, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर एक लेख लिखते हैं, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे उसका अर्थ क्या है, वो क्यों उपयोगी है, कब बना, तो उसके बारे में पूरी डिटेल, उसका पूरा अच्छी तरीके से पूरा वर्णन करते हैं। तो अनुच्छेद लेखन का महत्व यही निकल के आता है। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति के जो कल्पना करने की जो क्षमता है, तर्क करने की जो शक्ति है और भाषा लिखने की जो क्षमता है, इन सारी क्षमताओं के अंदर क्या होता है, विकास होता है और उसको हम परख सकते हैं कि कौन बच्चा कितना बुद्धिमान है। जो बच्चा इन सारे विषयों के ऊपर अच्छी तरीके से अपने विचार, अपने थॉट्स को क्या करे, एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसको क्या इंटेलिजेंट माना जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चा अच्छी तरीके से उस पर नहीं लिख पाएगा, वो इंटेलिजेंट बच्चा नहीं माना जाएगा। विशेषता में क्या आएगा इसके अंदर, हमारा अनुच्छेद लेखन में भावों और विचारों को ही क्या करा जाता है, व्यक्त करा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्यों की एकता होती है, बिना प्रसंग की बातों को निकाल दिया जाता है, यानी जो किसी काम की बातें नहीं होती उसको निकाल दिया जाता है और उसके अंदर केवल जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसी को पैराग्राफ या आप कह सकते हो अनुच्छेद के अंदर रखा जाता है। सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहली लाइन का मतलब कुछ और निकल रहा है और दूसरी लाइन का मतलब कुछ और ही निकल रहा है। सारी लाइन जितनी भी हम पैराग्राफ में लिखते हैं उन सभी अनुच्छेदों का जो मतलब निकलता है हमारा सेम निकलता है, यानी जिस विषय पर लिख रहे हैं उसी के अंडर में पूरा जो विषय है हमारा चलता जाता है। हम कह सकते हैं एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रम में रखा जाता है, यानी लाइन वाइज जो विचार है, जैसे पहले हम उसकी अर्थ को बताएंगे, अगर किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं, पुस्तकालय का अर्थ बताएंगे, क्यों जरूरी है, उसकी उपयोगिता क्या है। अगर किसी समस्या के ऊपर जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे बाढ़ की समस्या के ऊपर लिख रहे हैं, तो बाढ़ कैसे आती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, परिणाम क्या क्या होते हैं, उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्रम में यानी लाइन वाइज हम उस पूरे अनुच्छेद को लिखते हैं। और जो अनुच्छेद होता है हमारा वो लघु होता है, लघु रूप होता है, यानी छोटे में लिखा जाता है। उसकी जो भाषा होती है वो भी सरल होती है, यानी ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करा जाता। इसके 4 प्रकार हैं हमारे। पहला है हमारा वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन। इसके अंदर जो भी कोई विषय दिया जाता है उसका पूरा वर्णनात्मक तरीके से यानी पूरे उसको अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। हर एक चीज उसको लाइन वाइज बताई गई होती है। जैसे यहाँ पे पुस्तकालय अगर विषय दिया गया हो कि पुस्तकालय के ऊपर अनुच्छेद लिखिए, सबसे पहले हम पुस्तकालय का अर्थ बताएंगे, पुस्तकालय के प्रकारों को बताएंगे, उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे, क्यों ये जरूरी है। तो इस तरीके से हर एक चीज के बारे में उसको अच्छी तरीके से उसका वर्णन करेंगे। तो हमारा अनुच्छेद का पहला प्रकार होता है वो होता है हमारा वर्णनात्मक अनुच्छेद। दूसरा है हमारा विवरणात्मक अनुच्छेद। विवरणात्मक अनुच्छेद के अंदर क्या होता है, जैसे हम किसी विषय के ऊपर उसकी विवरण करें। अगर आपको विषय दिया गया हो एकता में बल है, अब उसका विवरण दोगे, एकता में बल क्यों है, कैसे है, और उसके लिए आप किसी एक ऐसे विषय को उठाओगे, जो ऐसी घटना को उठाओगे जो जिसकी वजह से हम दिखा सकें कि एकता में बल है। जैसे आप आजादी के समय का उठा सकते हो, जैसे भारत के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हुए भी सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और भारत को आजाद करवाया, यानी सभी लोग जब एकजुट हुए तो उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो हम कह सकते हैं एकता में बल है। तो इस तरीके से जब हम विवरणात्मक में क्या करते हैं, किसी पिछली घटना का उदाहरण देते हुए हम प्रेजेंट टाइम की कोई भी घटना के बारे में लिख रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालते हुए हम जब उसका अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारा विवरणात्मक अनुच्छेद होता है। अब आता है हमारा विचारात्मक अनुच्छेद। इसके अंदर जो लेखक होता है उसके जो विचार हैं, थॉट है, जो वो चिंतन कर रहा है, उन सारे विषयों के ऊपर जब वो विषय अनुच्छेद लिखता है तो हमारा
विचारात्मक अनुच्छेद होता है। फोर्थ है हमारा कल्पनात्मक अथवा भावपरक अनुच्छेद लेखन। इस ऐसी घटना जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी वो रियल घटनाओं पे आधारित नहीं होती हैं, उन घटनाओं के ऊपर जब अनुच्छेद लिखता है तो हमारी कौन सी घटनाएं में आती है, कल्पनात्मक अनुच्छेद के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रखा है अनुच्छेद लिखने का। जैसे अनुच्छेद लिखने का सीधा फॉर्मेट हमारा यही है कि सबसे पहले आप जो विषय पे अनुच्छेद लिख रहे हो, जिस विषय पे आप अनुच्छेद लिख रहे हो उस विषय को लिखोगे आप, सबसे पहले उसका नाम लिखोगे, फिर उसके बारे में सीधे तरीके से लिखते चले जाओगे, यानी आप उसके अंदर पूरा पैराग्राफ लिखोगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट पॉइंट आप एक पॉइंट बनाओगे फिर दूसरा पॉइंट बनाओगे, इस तरीके से आपको नहीं लिखना होता, यानी पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता, आपको पूरा क्या करना होता है, एक पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। और उसी के अंदर आपको, अगर जैसे पुस्तकालय का मैंने एग्जांपल दिया, उसके अंदर पहले आप अर्थ बताओगे 2-3 लाइनों में, फिर उसकी उपयोगिता के बारे में बताओगे, उसके प्रकारों के बारे में बताओगे, यानी सब कुछ आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। इसके अंदर आपको कोई भी एक अलग से मतलब कि पॉइंट नहीं बनाने होते। इसी तरीके से हमारा अनुच्छेद जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा समाचार और संपादकीय लेखन में अंतर। समाचार लेखन और संपादकीय लेखन जो है हमारा, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, हमारा समाचार लेखन जो होता है वो हमारा जो खुले मन से और सीधी भाषा में जो लेख लिखे जाते हैं वो हमारे समाचार लेखन के अंदर आते। जो वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है उन घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके बारे में उनको सूचना प्रदान करना, वो हमारा समाचार लेखन के अंदर आता है। लेकिन जो हमारा संपादकीय लेखन होता है उसके अंदर क्या आता है, जैसे इसके अंदर हमारा आता है पत्रिका हो गई, मैगजीन हो गई, अन्य कोई भी मीडिया प्रकाशन में प्रकाशित जो कोई भी घटनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उसके अंदर लेखक के अपने विचार, अपने थॉट्स होते हैं, वो हमारा संपादकीय लेखन होता है। यहाँ पे आपको अंतर करके बताया गया, जैसे समाचार लेखन सिर्फ तथ्यों और घटनाओं पे आधारित होता है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं सच्ची घटनाओं पे आधारित हमारा समाचार होता है। जो हमारा संपादकीय लेखन होता है उसके अंदर संपादक के जो अपने मत हैं, अपने विचार हैं, अपने सुझाव हैं, उन सारी चीजों को जब वो प्रस्तुत करता है तो हमारा संपादकीय लेखन होता है। सेकंड है हमारा समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो ताजा और विश्वसनीय जो जानकारी है वो लोगों को प्रदान करना। जो विश्व के अंदर जो लोग रह रहे हैं उस समय में जो घटना घटित हो रही है विश्व में कहीं पर भी, तो वो पूरी ताजा यानी ब्रेकिंग न्यूज और जो सच्ची है यानी सच्चाई पे आधारित जो घटनाएं हैं उसकी जानकारी प्रदान कराता है हमारा समाचार लेखन। संपादकीय लेखन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसके जो विचार होते हैं उस चीज को जो समर्थन कर रहा है वो हमारा क्या आता है, संपादकीय लेखन में। जो हमारा समाचार लेखन होता है वो 200 से 500 शब्दों के अंदर बीच में लिखा जाता है, और जो हमारा संपादकीय लेखन होता है वो हमारा 500 से 1000 शब्द के बीच में हमारा पूरा संपादकीय लेखन लिखा जाता है। समाचार लेखन जो होता है हमारा सीधा, सादगी और निष्पक्ष भाषा में लिखा जाता है। इसके अंदर किसी एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं दिया जाता, भाषा उसकी सरल होती है। और जो हमारा संपादकीय लेखन होता है उसमें क्या होता है, विवेकपूर्ण और हमारा व्यक्तिगत भाषा होती है, यानी हम मजाकिया ढंग से किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, यानी के अंदर हम किसी एक वर्ग को भी मतलब कि प्रोत्साहित करते हुए एक पक्ष की ओर हम झुकाव की ओर में भी अपने लेखन को लिख सकते हैं, तो वो होता है हमारा संपादकीय लेखन। समाचार लेखन का लक्ष्य क्या होता है, ताजा जानकारी प्रदान करना और पाठक को क्या करना, ज्ञान प्राप्त करवाना, उसको जागरूक करना। संपादकीय लेखन में क्या होता है, जो पाठक होते हैं और विचार करने और उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित करने, यानी जो संपादक के द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं उन विचारों के ऊपर जो पाठक है खुद विचार कर पाए, सोच पाए, उस चीज का प्रोत्साहन कर पाए, वो होता है हमारा संपादकीय लेखन। ठीक है, और जो हमारा समाचार लेखन होता है वो एजेंसियों के द्वारा लिखा जाता है, जो समाचार की एजेंसी होती है, और उसको कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा संपादकीय लेखन होता है उसको एक पूरी टीम के द्वारा लिखा जाता है और उसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में हमारा अंतर हो गया। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस नोट्स को आपको डीपली पढ़ना है तो इसको आप परचेज कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।